हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो या फिर कोई चार्ज पे करो तब कंप्लीट वीडियो मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन सेशन, जिसके अंदर हम करने वाले हैं द्विघातीय समीकरण, जो कि आपके कक्षा 10वीं का पार्ट 4 है। और आज इसमें लास्ट मिनट रिवीजन की सीरीज में हम इस चैप्टर को पूरा बेहतरीन तरीके से फिनिश करने वाले हैं। यानी अगर आपने पहले पढ़ाई करी हो चाहे नहीं करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि भाई आज इस चैप्टर, इस वीडियो को आप सही ढंग से देख लेना। एक बार आप इस वीडियो को सही ढंग से देख लिया, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो उसके बाद फिर आपको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो भाई बिल्कुल चाहते हो तो भाई बिल्कुल ध्यानपूर्वक, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, बिल्कुल सारी चीजें देखनी है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में। तो भाई यहां पे बात करें इस चैप्टर की, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास द्विघातीय समीकरण की भूमिका, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघातीय समीकरण होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, बना कैसे है वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इस द्विघातीय समीकरण के गुणनखंडों द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल, यानी गुणनखंड के द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल किस प्रकार से किया जाता है, उस बात पर चर्चा करेंगे। ओके, और उसके बाद हम जानेंगे द्विघातीय सूत्र क्या है और वो कैसे हेल्प करता है हमें द्विघातीय समीकरण का हल निकालने में, वो भी हम जानेंगे। ओके, उसके बाद मूलों की प्रकृति, यानी इसके अंदर कोई भी द्विघातीय समीकरण के जो मूल निकाले जाते हैं, जो शून्यक निकाले जाते हैं, उसकी प्रकृति कैसी, तो नेचर कैसा होता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। और इसमें सबसे पहले हम आते हैं द्विघातीय समीकरण की भूमिका के बारे में। तो भूमिका की बात की जाए तो द्विघातीय बहुपद, सबसे पहले द्विघातीय समीकरण से पहले हम जानेंगे द्विघातीय बहुपद क्या होता है। तो द्विघातीय बहुपद की बात की जाए तो ऐसा बहुपद जो कि मैंने px लिखा, ये बहुपद है, जो कि भाई ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, यानी ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात जो है वो 2 आए, उसे द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, अब इसी बहुपद के बराबर में अगर मैं शून्य लिख देता हूं, यानी इसमें समानता की कोई चीज आ गई, ठीक है, तो यही द्विघातीय बहुपद के समान, इक्वल टू में 0 लिख दिया, बराबर करके 0 लिख दिया, तो यही आपका बन गया द्विघातीय समीकरण बन गया। याद रखना यही फर्क होता है द्विघातीय बहुपद और द्विघातीय समीकरण में। समीकरण में समानता के साथ शून्य लिखा रहेगा, इक्वल में कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है, 0 ना सही कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो समीकरण में इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। और द्विघातीय बहुपद की बात की जाए तो उसमें इक्वल साइन यहां पर नहीं रहेगा, बस वो ax स्क्वायर bx प्लस c के अकॉर्डिंग रहेगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, तो यहां पर हम समझ गए, इस तरीके से हो गया। अब ये द्विघातीय समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ये जो मैंने अभी लिखा है ये मानक रूप ही है कि भाई जब भी द्विघातीय समीकरण को लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ वाले को a माना जाता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, एक्स का गुणांक b होता है, और c क्या है, अचर संख्या। डन। अच्छा, क्या करते हैं, एक समीकरण बना के देखते हैं। जैसे कि मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ये एक आयत है, ठीक है, उसकी लंबाई है और चौड़ाई है, और उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हमें लंबाई दे रखा है, ये चौड़ाई दे रखी है। आयत का क्षेत्रफल होता है l इंटू में b, l गुने में b बराबर में 300, ये हमें दे रखा है। अब l और b को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, तो मैं यहां पर देखता हूं 2x प्लस में 1 है, इसको गुणा किया है b से, सॉरी b कितना है, x ही है, तो b हमारा x है तो x से गुणा किया गया। तो x से जैसे ही आप इसको गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, तो x को गुणा करते ही आ रहा है 2x का वर्ग आ गया, x को 1 से किया तो भाई x आ गया, और ये 300 को भी इधर ले आओगे तो माइनस 300 और बराबर में 0 आ गया। देखो ये आपका क्या बन गया, द्विघातीय समीकरण बन गया। और इसी के अंदर हम देखते हैं तो a क्या है, तो a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2 है, b क्या है तो x का गुणांक यानी कि भाई 1 है मात्र, और c की बात करें तो ये अचर संख्या यानी माइनस 300 है। भाई ये ए बी सी आ चुका है। डन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये द्विघातीय समीकरण क्या होती है, वो आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि भाई और क्या क्या चीजें हैं।
तो यहां पर सबसे पहले हम आते हैं द्विघातीय गुणनखंड द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल करना है। भाई गुणनखंड के द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल करना है। जैसे कि अभी मैं यहां पर देख पा रहा था समीकरण हमारे पास थी 2x² x और 300 है। अच्छा क्या करते हैं, कोई दूसरी समीकरण भी ले लेते हैं जिससे दूसरे में ही सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे कि मैं यहां पर एक समीकरण लिखता हूं, समीकरण कैसे, तो x² लिखा, प्लस में 5x लिखा और प्लस में 6 बराबर में 0 लिख दिया। भाई ये एक द्विघातीय समीकरण लिख दिया। ओके, अब देखो गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है यहां पर अच्छा इसमें एक और चीज हम चेंज कर देते हैं। चेंज क्या कर देते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं 3 और यहां पर लिख देता हूं 2। अब देखो चेंजेस, पूरी बात समझ में आएगी। द्विघातीय समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहला काम होता है इस 2 को इस 3 से गुना करना, यानी x² का जो गुणांक है उसको इस अचर संख्या से गुना करेंगे। तो यहां पर मैंने देखा 3 को मैंने 2 से गुना किया तो ये 5 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। 5 आ गया क्या, नहीं 5 नहीं आया, 6 आ गया। तो यहां पर भाई हमने देखा है 6 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, अब ये अगर 6 आ गया है हमारा, तो भाई इस बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर तो 5 आए और गुणा करने पर वही आए जो हमारी संख्या आई थी। तो क्या होगा, तो हम यहां पर देख सकते हैं 5 को हम तोड़ सकते हैं किस में, तो 5 का गुणनखंड 5 को किस देखो 4 और 1 जोड़ेंगे, तो 4 और 1 जोड़ोगे तो 4 1 कम 4 होता है और 4 और 1 5 होता है। जोड़ने पर तो 5 आ रहा है लेकिन गुणा करने पर 6 नहीं आ रहा। तो हम करेंगे क्या, 3 और 2 करेंगे। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 और 3 दूनी 6 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2x का स्क्वायर प्लस में यहां पर लिखा 2x प्लस में 3x और प्लस में 3 कर दिया। डन, यानी इसको तोड़कर 2 हिस्सों में कर दिया है और इनको जोड़ने पर 5 आ रहा है, इनको गुणा करने पर वो वाला 6 तो आ ही रहा है। ओके, अब इसके बाद 2x इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है, 2x और ये बच गया x प्लस में 1 बच गया। इसमें क्या कॉमन है, तो भाई 3 कॉमन है दोनों में, 3 दोनों में सेम है, तो ये हमने कॉमन लेके अलग लिख लिया। ठीक है, और बराबर में 0 है। अब यहां पर देखिए 2 चीजें सेम दिख रही है, क्या, x प्लस 1 और x प्लस 1, और अगर ऐसे सेम चीज दिख गई इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अब इस x प्लस 1 को हम कॉमन लेके अलग करेंगे, x प्लस 1 को हमने कॉमन लेके अलग कर दिया और बचा क्या, तो 2x और 3 बच गया, तो 2x प्लस में 3 बच गया। भाई ये बराबर में 0 बच गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब यहां से क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लेते हैं, x प्लस 1 बराबर में 0 किया और 2x प्लस 3 बराबर में 0 कर दिया। भाई ये चीजें आ गई, भाई x प्लस 1 बराबर 0 है और 2x प्लस 3 बराबर में 0 आ गया। डन, चलो ठीक है। अब यहां से x के मान की बात की जाए तो ये -1 आ जाएगा और यहां पर x के मान की बात की जाए तो ये 3 उस साइड जाएगा तो -3 और 2 भाग में आएगा 2 आ गया, यानी x के 2 मान आ चुके हैं, -1 और -3/2। अगर x का मान हमें निकालना है तो ऐसे निकलेगा, और अगर गुणनखंड तक चलना है तो यहां पर देखिए ये गुणनखंड निकल चुके हैं। ठीक है, और द्विघातीय का हल की बात करें तो ये हल निकल गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से गुणनखंड किया जाता है और इस तरह से हल निकाला जाता है, ये चीज ध्यान रखना, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे, ये कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात क्या है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा द्विघातीय सूत्र है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो भाई द्विघातीय सूत्र की बात की जाए तो इससे पहले मैं बता दूं कि द्विघातीय समीकरण जो थी उसका व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये था। ठीक है, और यहां पर इसके मूल्य निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, और फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारे पास है x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और बटे में 2a। भाई ये फॉर्मूला है, ये छोटा सा फॉर्मूला जो कि है आपके द्विघातीय सूत्र है, जिससे कि हम किसी भी संख्या का मूल निकाल सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। ओके, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई गुणनखंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुणनखंड विधि में कई बार होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 और 2 मिल गया था, लेकिन कईयों में मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप द्विघातीय सूत्र लगाते हो तो इससे तो सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन शायद बढ़ जाए लेकिन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे अभी जो इक्वेशन हमने लिखी थी वो क्या था, तो 2x² प्लस में 3x, सॉरी 3 नहीं था 5 था भाई, ये 5x प्लस में 3 बराबर में 0 था। ठीक है, इसका आंसर अभी निकाला था हमने। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं निकालता हूं तो यहां पर भाई a का मान कितना है, तो भाई 2 है, b का मान 5 है और c का मान कितना है, 3 है। अब अगर यहां से x का मान मैं निकालूं तो भाई माइनस में b यानी कि 5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि 5 का वर्ग, माइनस में 4ac 4 और a कितना है 2 और c कितना है 3, और इसके बटे में आएगा 2a, a यानी कि 2। भाई ये सारे फॉर्मूलेज यहां पर रख दिए। ठीक है, ए बी सी का जो भी मान था उठाकर रख दिया, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, तो -5 प्लस माइनस में आ गए, और यहाँ पर भाई 25 माइनस में कितना है, तो 4 दूनी 8 या 24 आ गया, और बटे में 4 है, और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये आ रहा है -5
प्लस माइनस में ये 1 का रूट, यानी ये सिर्फ 1 बच्चा, बटे में 4 आ गया। यानी अब इसका आंसर क्या आ सकता है x का। तो x के देखो यहां पर दो आंसर बन सकते हैं, क्या क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर आप लिखते हो x बराबर में -5 प्लस 1/4, और एक लिख सकते हो x बराबर में -5 माइनस 1/4। भाई ये चीज कर सकते हो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर प्लस करते हो तो -4, भाई -5 और 1 -4 आएगा, और इसको लिख सकते हैं -4/4, और ये कट गया 1 पर, यानी कि x का मान -1 आ गया। इधर की बात करें तो ये -6 आ गया, तो यहां पर मैं कह सकता हूं -6/4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी आंसर आ रहा है -3/2। तो क्या यही आंसर था अभी थोड़ी देर पहले? तो भाई बिल्कुल यही आंसर था, और यही आंसर हमने द्विघातीय सूत्र के द्वारा भी निकाल दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो और समझ में आपके आ गया होगा द्विघातीय सूत्र का उपयोग कैसे किया जाता है, और इसको भी हम क्वेश्चंस में लगाएंगे, और जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे की बात। तो भाई आगे हमारे पास है मूलों की प्रकृति, और मैं आपको बता दूं इस मूलों की प्रकृति से एमसीक्यू क्वेश्चन तो बनना डन है एकदम, भाई आएगा ही आएगा मूलों की प्रकृति से। और ये मूलों की प्रकृति क्या है, तो इसको रिलेट मैं करवाता हूं किससे। तो जैसे कि अभी हमने द्विघातीय सूत्र देखा, ax² + bx + में c, भाई ये बराबर 0 था। इसके अंदर मूल निकालने का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac और बटे में 2a, ये तो द्विघातीय सूत्र था। ठीक है, इसी के अंदर ये वाली जो चीज आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है विविक्तकर, कहा जाता है क्या भाई, विविक्तकर, यानी डी कहा जाता है इसे। भाई इसको हम डी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका विविक्तकर डी है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। तो इसको मैं यही लिख देता हूँ, डी का मान जो होता है वो होता है b² - 4ac होता है, याद रखना डी का मान। ओके, अब एक चीज बात, अब ये तो पूरा सॉल्यूशन निकलेगा, अब ये जो हल निकलेगा इसी की तो प्रकृति निकालनी है। ये जो x है यही तो मूल निकल रहा है, इसी की प्रकृति निकालनी है, और ये प्रकृति बिल्कुल डिपेंड करती है किस पर, तो डी पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, तो यहां पर एक चीज याद रखना है, जब d बराबर में 0 रहेगा, भाई जब d बराबर में 0 रहेगा, ठीक है, तब मूल जो होगा, जो मूल होगी उसकी प्रकृति क्या होगी। तो अब अगर d का मान 0 मैं लिख दूं, तो d का मान अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या रहा है, b प्लस बटे में 2a आ रहा है। भाई ये प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, यानी b -b प्लस में 0 और माइनस में 0, यानी सेम वही रह जाएगा। यानी क्या होगा, तो जो आंसर होगा वो वास्तविक संख्या आएगी, तो इसको लिखेंगे वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वह समान आएगा। भाई इसके अंदर क्या चीज है, भाई मूल जो है वो वास्तविक होंगे, भाई रियल नंबर में आएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ भाई क्या होंगे, एक जैसे होंगे, क्योंकि ये 0 आ गया ना, तो ना जुड़ रहा है ना घट रहा है, तो सेम आंसर, यानी डी का मान अगर 0 होगा तो वास्तविक व समान होगा, याद रखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है, अगर डी का मान 0 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये आपका वास्तविक होगा, ये वास्तविक होगा, और तथा वास्तविक तथा भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न होगा, यानी दो अलग अलग आंसर होंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आंसर निकाला था -1 और -3/2, ये दो आंसर अलग अलग आए थे, तो अलग अलग होंगे। तो वही डी का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में वास्तविक आएगा और भिन्न, दो अलग अलग आंसर आएंगे। ओके भाई, कुछ प्लस होगा फिर कुछ माइनस होगा, दो अलग आंसर होंगे। और उसके बाद अगर डी का मान 0 से छोटा आ गया तो ये क्या होंगे, तो ये अवास्तविक होगा, याद रखना, अवास्तविक। भाई डी से छोटे का मतलब क्या है, तो नेगेटिव में नंबर। अगर मान लो कि कभी भी, एक चीज याद रखना हमेशा, कि कभी भी अगर रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या आ जाए, रूट के अंदर कभी भी माइनस में संख्या आ जाए, तो याद रखना वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपका क्या है, अवास्तविक संख्या है, वो वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वहां पर उस संख्या में, उस सॉल्यूशन में आप सीधे कहोगे इसके मूल क्या हैं, अवास्तविक हैं। ठीक है, और नहीं निकाले जा सकते, बस बात खत्म। ओके, तो यहां पर ये तीन चीज याद रखना, इस तीनों की फॉर्म से हम ज्ञात कर पाएंगे कि भाई कोई भी समीकरण जो है उसके मूल की प्रकृति कैसी है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भाई इसको छोड़ो, अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो भाई यहां पर इसके क्वेश्चंस में सबसे पहले हम आते हैं इसके एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी प्रश्न में। और बहुविकल्पी प्रश्न जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, इसके अंदर प्रश्न नंबर 1 है और ये क्या कह रहा है, तो भाई ये कह रहा है कि द्विघातीय समीकरण हमारे पास ये है कि विविक्तकर का मान ज्ञात कीजिए। विविक्तकर अर्थात जो हम अभी डी की बात कर रहे थे वही डी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम देखते हैं तो a का मान कितना है, तो x² का गुणांक a होता है,
और भाई x का गुणांक जो होता है वो b होता है, और जो अचर संख्या है उसे c कहते हैं। अब इसने कहा है क्या, तो विविक्त कर d, जो कि फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहां से देख रहा हूं b मतलब -2 का वर्ग है, माइनस में 4, a कितना है 3, और c कितना है 1/3। भाई ये चीज है 4ac होता है, भाई ये चीज है b स्क्वायर माइनस 4ac। भाई 3 से 3 को काट दिया, और यहां पर देख पा रहे हैं 4 -4, और ये आ गया 0, यानी d का मान 0 आ गया है, और विविध कर हमें ज्ञात करना था वो 0 आ चुका है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होता है कि d का मान 0 है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता भाई इसके हल कैसे हैं, तो आप बोलते भाई वास्तविक और समान हल होंगे। डन, चलो भाई, तो इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 2 है, समीकरण x² + 2x + 4 बराबर में 30 लिखा हुआ है के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब देखो प्रकृति के लिए फिर से d पर ही जाना पड़ेगा, तो इसके लिए भाई बराबर में 30 है, उसको उठाकर इधर लाते हैं, तो ये क्या होगा x² प्लस में 2x, और ये उठकर जब इधर से इधर आएगा तो 30 इधर आके क्या हो जाएगा, तो भाई 4 में से 30 घटेगा, जो कि आएगा -26 बराबर में 0 है। ठीक है, अब यहां पर से मैं देखूं a का मान कितना है तो 1, b का मान कितना है तो 2, और c का मान कितना है तो -26, और यहां से अगर मैं d को निकालना चाहूं तो ये आएगा b² - 4ac आएगा। भाई b² - 4ac आएगा। अब b² की बात करते हैं तो b 2 है, तो 2 का वर्ग आएगा, माइनस में 4, a है 1, और c कितना है -26। इसको हमने देखा तो ये तो 4 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 26 चौके कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4, और 6 चौक 24 का 4, 4 दूनी 8, तो 10, 104 हो जाएगा प्लस में, यानी 108 आ रहा है। यानी जो भी है हमारे पास ये 0 से बड़ा आ रहा है, और 0 से बड़ा आने से मतलब भाई आने से क्या होगा, भाई 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो मूल हैं वो आपके वास्तविक ही हैं और असमान हैं, वास्तविक और असमान हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आता है कि भाई वास्तविक और असमान है। ठीक है, वास्तविक और असमान। डन, अब इसको हम चेक करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हम देख पा रहे हैं डी का मान 0 से बड़ा आ गया ना बस, तो इसका मतलब वो वास्तविक है और दो अलग अलग आएंगे, यानी असमान है। ओके, चलो भाई इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट पे। अगला प्रश्न कुछ ऐसा कहता है कि भाई a² p² x² बराबर में, सॉरी माइनस में q² बराबर 0, तो इसके मूल की बात करते हैं। मूल याद रखना x का निकलता है, यानी x का मान जो होता है वही मूल होता है। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालूं तो a का वर्ग है, p का वर्ग है और x² का वर्ग है। इसको उठाकर दूसरी तरफ भेजा तो ये माइनस में माइनस था, और ये माइनस इधर जाके q का वर्ग हो जाएगा। भाई क्या हो गया, q का वर्ग हो गया। यहां से x का वर्ग निकाला जाए तो भाई ये चीजें नीचे आएगी, यानी कि q का वर्ग बटे में a का वर्ग और p का वर्ग, ये आ गया। वर्ग जैसे ही आप हटाओगे, भाई वर्ग जैसे ही हटाया इधर रूट लग जाएगा, तो रूट लगते सबके वर्ग खत्म हो जाएंगे, यानी q बटे में a और p आ जाएगा। तो भाई q और a और p कहां पर है, और साथ में एक और चीज, अगर आपने यहां से वर्ग हटाया है तो भाई प्लस माइनस तो बनता है, तो ये प्लस माइनस लगेगा। ठीक है भाई, प्लस माइनस तो कौन सा वाला आंसर दिख रहा है, तो QAP, यानी कि भाई चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, जो कि आपका आ रहा है QAP, जो कि देख पा रहे हैं Q बटे में AP, और वो भी प्लस माइनस के साथ। ओके, इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो देखते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा कहता है, यदि अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण ये है कि मूल हैं, भाई इसके मूल हैं, तो उस कंडीशन में 1/अल्फा और 1/बीटा का मान होगा। भाई क्या होगा, तो यहां की मैं बात करता हूं तो इसके कंडीशन में हमें पता है कि a जो है यानी x² का गुणांक जो है वो 1 है, b जो है वो x का गुणांक यानी 1 है, और c जो है ये क्या है तो भाई -2 है। और हमें पता है कि मूल जो होते हैं, मूलों का योग जो होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये c/a होता है। यानी इससे हम देख सकते हैं -b मतलब -1/1 यानी -1 आ रहा है, और c/a की बात करें तो ये कितना आ रहा है, -2/1 आ रहा है, तो ये -2 आएगा। भाई ये दो बातें हो गई हैं। ओके, यानी इसका मान -1 है, इसका मान -2 है। ओके, क्वेश्चन में कहा गया 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, इसकी बात करते हैं तो ये आ रहा है भाई अल्फा बीटा, इस बीटा को इधर भेजा प्लस में इस अल्फा को इधर भेजा, और यहाँ पर भाई बीटा अल्फा इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ते क्या आ रहा है, तो जोड़ते ही आ रहा है -1। ठीक है भाई, इनको जोड़ते ही -1 आ रहा है। ओके, और भाई गुणा करते ही कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, और इसको माइनस से काट दिया और ये आ गया 1/2 आ गया, यानी इसका आंसर क्या है 1/2 है। और ऑप्शन में कहाँ है, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आता है, जो कि 1/2 आ गया। ओके, इसको चेक करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व।
हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि भाई एक कक्षा के छात्र क्षेत्रफल, एक कक्षा का क्षेत्रफल जो है वो कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। भाई लंबाई जो है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी कि भाई मैं यहां पर बनाता हूं भाई ये इस तरीके का है, ये 300 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ है। भाई लंबाई जो दे रखा है इसने, इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई x प्लस 1 होगा, भाई यही होगा। ओके चलो ठीक है, तो इसका द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो क्या होगा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, x गुणे में x प्लस 1 बराबर में आएगा 300, इसको गुणा किया तो ये x का वर्ग है, प्लस में x है, बराबर में 300 आ गया, इस 300 को इधर भेजेंगे तो x का वर्ग प्लस में x माइनस में 300 आ गया और बराबर में 0। ये समीकरण आ गई है द्विघातीय, जो कि हमें कहाँ दिख रही है, तो यहाँ पर भाई मुझे तो नहीं दिख रही। अच्छा इसमें कहीं दुगुना भी कहा था क्या, इसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो द्विघातीय समीकरण नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं पर आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई हम क्या करते हैं, तो इसको चेक करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300, ये तो आ चुका है और वो वहां नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा कहता है कि समीकरण 2x का वर्ग माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें d का मान निकालना है, तो d की बात हम करते हैं, तो d क्या है, तो d होता है भाई a कितना है 2, b कितना है तो x का गुणा यानी -1 और c कितना है तो ये -1। अब d की अगर मैं बात करूं तो ये आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। अब यहाँ पर b कितना है तो -1 का वर्ग, -4 है, a कितना है 2 और c कितना है -1। अब इसको जब हमने गुणा किया तो -1 का वर्ग तो 1 होगा, और इसको जैसे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस जाएगा, यानी 4 दूनी 8 आ रहा है और ये 9 आ गया जो कि 0 से बड़ा है, यानी कि हम देखेंगे भाई पहला कथन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है जो कि 0 से बड़ा है। डन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको चेक कर लेता हूं, तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला किस टाइप का, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो भाई देखते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, प्रश्न नंबर 7 वाला, कि kx स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 4 बराबर 0 है, ठीक है भाई। अब इसने कहा है इसका एक हल तो है x बराबर में रूट 2 है, ठीक है। तो भाई k का मान हमें ज्ञात करना है। डन, तो भाई एक चीज याद रखना, जो ये हल है, चाहे हल कहो चाहे मूल कहो चाहे शून्य कहो, बात एक ही है, यानी कि भाई इस x का मान जो भी आया है इसको अगर आप इसमें रखोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में x का मान रूट 2 यहां पर रखेंगे तो k है, ठीक है। x की जगह रूट 2 लिखा मैंने और इसका वर्ग आ गया, माइनस रूट 2 है और गुणे में x है यानी ये भी रूट 2 आ गया, और -4। अब देखते हैं ये बराबर 0 के है, जैसा कि हमें पता है ये 0 के बराबर है। अब यहाँ पर भाई रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा यानी 2 के, और रूट 2 गुना करोगे तो -2 आएगा, और ये -4 है बराबर 0 है, ये 4 और 2 6 हो गया माइनस का, वो उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 6 होते ही क्या देख पा रहे हैं 2 के बराबर में 6 है, और k का मान आ गया हमारा 6/2, और इसको काटा तो 3 पर, यानी कि k का मान 3 आ चुका है। क्या भाई k का मान 3 आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि k का मान 3 आ गया, यानी कि फोर्थ पार्ट बिल्कुल करेक्ट आता है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल करेक्ट आता है। इसको मैं चेक भी कर लेता हूं, तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके चलो देखते हैं। हाँ जी, तो अगला प्रश्न नंबर 8 जो है ये कहता है, यदि द्विघातीय समीकरण ये है कि मूल वास्तविक तथा बराबर है। देखो क्या बोला इसने, वास्तविक है और बराबर है, इसका मतलब इसका d जो है वो 0 होगा। भाई d 0 होगा, यहाँ पर देखेंगे a कितना है तो x स्क्वायर का गुणांक यानी 12, b कितना है तो 4k, और c जो है वो 3 है, ये चीज है। और d का मान 0 है, वो क्यों, क्योंकि वास्तविक व बराबर मूल है इसके। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये 0 के बराबर होगा, और b कितना है तो 4k, तो लिखा 4k का वर्ग, भाई यहां पर लिख दिया 4k का वर्ग, और भाई 4k का पूरे का वर्ग आएगा, माइनस में 4, a कितना है 12 और c कितना है 3, और बराबर में 0 आ रहा है, ठीक है। डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर 12 दूनी 24 बढ़ते 36 है, ठीक है। 36 को जब गुना करेंगे 4 से तो 36 दूनी 72 दूनी 144, भाई 144 आ रहा है, इसको उठाकर उस साइड भेजते हैं, तो यानी कि 4k का वर्ग जो है ये बराबर हो रहा है 144 के, और भाई स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये तो 12 का वर्ग था ना, 12 का था, तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4k बराबर में क्या आ रहा है, तो भाई प्लस माइनस 12 आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस माइनस 12 आ रहा है। अब यहाँ से मैं काटता हूँ तो 4 तिया 12 कट गया, और यानी k का मान जो आ गया वो +-3 आ गया, भाई k का मान +-3 आ चुका है, यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन,
भाई थर्ड ऑप्शन आ चुका है, प्लस माइनस 3 है। और यहां पर अगर के का मान चाहे प्लस में 3 हो चाहे माइनस में 3 हो, दोनों कंडीशन में इसका डी क्या होगा, 0 होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं, यानी एक समान इसके मूल आएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको चेक करके भी बता देता हूं, तो बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, यदि किसी द्विघातीय समीकरण का मूल जो है वो 2 और 3 है। भाई कोई सा द्विघातीय समीकरण है, इसके मूल जो आपको दे रखे हैं वो 2 और 3 दे रखे हैं, चलो ठीक है। तो वह समीकरण क्या होगा? भाई एक चीज देखिए, भाई मूल क्या है, एक्स का मान जो है वो 2 है और एक्स का मान 3 है, भाई ये चीज है, ठीक है, ये आ गया। अब इससे हमें समीकरण ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाओ, यानी एक्स माइनस 2 आ जाएगा। इस 3 को इधर लाओ तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा। भाई इसको इधर लाएंगे, माइनस जाएगा। इसको गुणा करोगे तो यही आपका समीकरण आ गया, यानी क्या है, एक्स को गुणा किया एक्स का वर्ग है, ठीक है। फिर माइनस 3x और माइनस 2x यानी माइनस 5x आएगा और प्लस में 6, ये इसका समीकरण आ चुका है। ओके, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके दो मूल हैं, यानी अल्फा आपके पास 2 है और बीटा आपके पास 3 है, और इससे द्विघातीय समीकरण निकालना है, तो वो होता क्या है, फॉर्मूला इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस में अल्फा बीटा और बराबर में 0 होता है। डन। अब यहां पर क्या चीज है, तो यहां पर भाई हम देखेंगे इस अल्फा बीटा को यहां रखेंगे तो 3 और 2 5 यानी एक्स का वर्ग माइनस 5x, और यहाँ 3 दूनी 6 और बराबर में 0, यानी ये आ रहा है और ये आ रहा है। भाई दो चीजें आप जैसा मर्जी, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसे कर लो, नहीं याद है तो भाई जस्ट इसको 2 को इधर भेजा, 3 को इधर, x माइनस 2 x माइनस 3, इसको गुणा करो, अपने आप आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई चेक करते हैं कहां पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है। भाई थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हाँ जी, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 है, ये कह रहा है यदि x बराबर 1 है, ठीक है, दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बराबर में 0 है और बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 3 बराबर में 0 है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। भाई क्वेश्चन में क्या कहा है, x इक्वल टू 1 जो है वो दोनों समीकरणों के हल है, यानी कि अगर x का मान 1 रखूं तो यहां पर ये बराबर 0 आएगा, तो यहां पर हम कहेंगे जब भाई x बराबर 1 है तब हम यहां लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस में 1 प्लस में a बराबर में 0, यानी a का मान कितना है, 1 और 1 2, उस साइड जाके -2, यानी a का मान -2 आ गया। इसी 1 को जब यहां पर रखेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो भाई b गुणे में 1 का वर्ग है, भाई b ही रहेगा, और b गुणे में 1 जो है वो b ही रहेगा, और प्लस में 3 बराबर में 0 है। यहां लिखा 2b और ये उस साइड जाएगा तो -3 आएगा, और यहां पर b का मान कितना आ गया, तो -3 बटे में 2 आ गया, ये b का मान आ गया और ये a का मान आ गया। क्वेश्चन में कहा a और b को गुणा करना है, a और b को गुणा करना है, तो a कितना है हमारे पास, तो a हमारे पास -2 है, और b की बात करें तो भाई -3 बटे 2 है, और इसमें 2 से 2 को काट दिया तो ये कितने पर बच गया, -1, और इसको गुणा किया तो ये 3 आ गया। भाई -3 को -1 से किया तो 3 आ गया है, तो ए बी का मान 3 आ चुका है, तो यानी यहां पर पार्ट थर्ड जो है, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आता है। भाई थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन समाप्त। ओके, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो भी देखते हैं। अच्छा, इसको चेक किया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला प्रश्न 11वां जो है वो कुछ ऐसा कहता है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यानी कि मैं यहां पर बात करूं, ये एक आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की, भाई लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी चौड़ाई को अगर मैं x मानूं तो लंबाई जो है इसके 2 गुने से और 1 अधिक है। चलो भाई ठीक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस कंडीशन में तब द्विघातीय समीकरण होगा क्या, तो भाई इसमें इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि भाई चौड़ाई गुने लंबाई भी कह सकते हैं, बराबर में 528 है, इसको गुणा किया तो 2x का वर्ग है, प्लस में x है, बराबर में 528 है। भाई इसमें बराबर चाहिए क्या, नहीं, सबको इधर माइनस 528 इस साइड चाहिए, तो 2x का वर्ग प्लस में x माइनस में 528 बराबर में 0। अब बताइए क्या इसमें मैच कर रहा है कहीं पर, तो भाई 2x का वर्ग है, प्लस में x है और माइनस में 528 है और बराबर 0, मतलब कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है, जो कि इससे मैच कर गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन ये समाप्त। ओके, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और आपको आना चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या क्या। तो भाई अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 12 में क्या कहता है, तो भाई ये कह रहा है अल्फा बीटा द्विघातीय समीकरण ये है, इसके मूल हैं, ठीक है भाई, इसमें से कौन अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो भाई एक चीज हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है ये फॉर्मूला।
ओके और आपने यहां पर क्या किया, माइनस बी बटे ए लिखा, यानी ये माइनस माइनस वाला वहां रखोगे बी, और यानी माइनस माइनस प्लस जाएगा, बी बाई ए करोगे, और बी बाई ए करते ही आप जैसे यहां पर टिक करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा गलत, भाई ऑप्शन तो यही था। तो भाई समीकरण को सही से देखें, समीकरण को सही से क्या देखना है, तो यहां पर इसको सही से अरेंज करके लिखेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाला होता है तो सी एक्स स्क्वायर, और माइनस में बी एक्स आएगा, और प्लस में ए बराबर में 0, भाई आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में आपका यहां पर भाई क्या है, तो ये आपका ए है, ए बराबर मतलब ए है, बी है और सी है। ठीक है, यानी इसमें मैं लिखूं कैपिटल के अनुसार, अगर लिखता हूं यहां पर माइनस बी बटे ए होता है, और बी का मान कितना है माइनस बी, तो इसको लिखेंगे भाई माइनस में माइनस बी, और बटे में ए का मान क्या है सी, तो सी लिखेंगे, तो ये प्लस जाएगा, तो बी बाई सी आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। भाई थर्ड ऑप्शन है बी बाई सी, और यही इसका आंसर होगा। ओके तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर ये समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सूझबूझ से करना है, हो सकता है ये उल्टा फुल्टा करके दे दे तो कंफ्यूज मत होना। ओके चलो भाई ठीक है, तो इसको चेक किया तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस जो हैं, इसके अंदर हमें पूरा एक्सप्लेन करना है, उसको देखना है भाई कह क्या रहा है। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघातीय समीकरण है, इनमें से कौन सा द्विघातीय है और कौन सा नहीं है। तो द्विघातीय की बात करें तो ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघातीय समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये x का वर्ग है, मतलब ये द्विघातीय है। इसमें भी x का वर्ग आ रहा है तो ये भी द्विघातीय है, लेकिन यहाँ पर भी x का वर्ग है, तो क्या ये द्विघातीय है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर नीचे बटे में x आ गया है, और जब भी बटे में नीचे x आ जाए तो वो द्विघातीय नहीं हो सकता। चाहे आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके तब भी यहाँ x का क्यूब आ जाएगा, और वैसे भी बटे में x आ गया नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। ओके तो यानी कि थर्ड पार्ट आपका द्विघातीय समीकरण नहीं है, बाकी दोनों हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, और यहाँ पर एक समीकरण हमें दिख रही है के मूल हैं। तो k और m का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है 2 और 3 इसके मूल हैं, यानी अगर मैं x का मान 2 रखता हूं तो ये 0 के बराबर होगा, अगर मैं 3 रखता हूं तो भी 0 के बराबर होगा। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 2 समीकरण बनाएंगे और उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हल, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं समीकरण हमारे पास है 3x का वर्ग माइनस में 2kx और प्लस में 2m और बराबर में 0 है। और यहां पर लिखता हूं जब, क्या आएगा जब, तो जब लिखा x बराबर में 2 है। ठीक है, तो उस कंडीशन में 3 और x की जगह 2 रखा, इसका वर्ग आ गया, माइनस में 2k और x की जगह 2 रखा, प्लस में 2m बराबर में 0, ये चीज आ चुका है। ओके भाई 2 दूनी 4 या 12, भाई ये 12 आ गया, तो यहाँ पर 12 लिखा, 12 को हम क्या करते हैं 12 को यहीं रख देते हैं, और कुछ बचा क्या, तो भाई 12 माइनस में 4k और प्लस में 2m बराबर में 0 है। इसको उठाकर 12 को उस साइड ले गया, फिर इसी को ले आते हैं, तो ये 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 4k और माइनस में 2m, ये पहली समीकरण आ गई। भाई पहली समीकरण आ गई कब, जब x का मान 2 था। ओके अब आते हैं दूसरे समीकरण पे। तो दूसरा समीकरण क्या है, तो वो निकलेगा जब x का मान क्या है, तो भाई x का मान 3 है उस कंडीशन में। तो x का मान 3 जैसे ही रखते हो तो 3, और यहाँ पर 3 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, प्लस में माइनस में है, यहां पर देखा माइनस में 2k और x की बात करें तो 3 है। ठीक है, और प्लस में 2m है और बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है डन। अब यहां पर देखते हैं 3 3 9 3 27 है, तो यहां पर भाई हमने लिखा क्या, तो ये 27 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 दूनी 6k आ जाएगा, तो माइनस में 6k, और फिर क्या है, तो 2m है और बराबर में 0 है, और इसको भी भाई उस साइड लेके जाएंगे तो 27 बराबर में 6k माइनस 2m, ये समीकरण 2 आ गए। ओके दोनों समीकरणों को एक साथ लिखते हैं भाई, दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में, तो इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मैंने लिखा क्या भाई 14k माइनस 2m बराबर में 12, भाई यही चीजें 14k माइनस 2m बराबर में 12 है। ठीक है, और यहां पर की बात करें तो 6k माइनस 2m, 6k माइनस 2m बराबर में 27 आ गया। डन। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं और घटाते हैं माइनस करते हैं तो क्या हो रहा है, तो इस 6 को हमने माइनस किया, ये माइनस प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, तो ये 8 बचेगा। भाई 14 में से 6 गया 8 के बचेगा। डन। और भाई -2 + 2 ये तो कट गया। अब भाई 12 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये बच गया भाई 15, भाई -15 क्योंकि -27 हो रहा है।
ओके, अब यहां से मैं k का मान अगर निकालता हूं तो क्या आ रहा है, तो भाई -15/8 आ गया। भाई ये k का मान आ गया। इस k को उठाकर किसी भी समीकरण में रखते हैं, किसमें भाई, पहले में या दूसरे में। तो मान लो कि मैंने k का मान उठाकर दूसरे में रख दिया, तो दूसरे में अगर रखोगे तो 27 बराबर में 6 गुने में k का मान है -15/8, तो इसको लिखा -15/8 है, ठीक है, और माइनस में 2m, पर माइनस में 2m आ गया। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितने पर जाएगा, तो ये 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि भाई मैं इसमें देख सकता हूं भाई 27 है, और उसके बाद भाई 15 तिया 45, 45 को इधर करेंगे प्लस में 45/4 बराबर में -2m। भाई ये चीज आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर भाई नीचे 1 लिखा और इसका एलसीएम लेंगे 4, और 4 को जब 27 से गुना करेंगे, 27 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 चौक 28 आ रहा है, और उसके बाद भाई क्या है, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 होगा, भाई 108 हो जाएगा, 27 चौके 108 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 45 है, और बराबर में क्या है, -2m है, ठीक है। अब यहां पर मैं देखता हूं इसके अंदर क्या है, 108 में 45 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 153/4, और ये माइनस वाला भी आ जाएगा, यानी -153/8 बराबर में m आ गया, यानी m का मान भी आ गया और k का मान भी आ गया, और यही दोनों हमें ज्ञात करना था और वो निकल चुके हैं। और यहां पर दो समीकरण हमारे बने थे, और वो कैसे बने हैं, तो समीकरण बने हैं हमारे x के दोनों मान से। पहला मान रखा तो भाई उससे पहला समीकरण, दूसरा मान रखा तो दूसरा समीकरण, और इसको विलोपन विधि से सॉल्व किया, जो कि हमने 2 चर के रैखिक समीकरण में पढ़ाई था, बिल्कुल वैसे ही हल किया, और उसके बाद हमारा k और m भी ज्ञात हो चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला है। डन, चलो भाई देखते हैं, ये हमारा 8, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो भाई ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कुछ ऐसा कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, यानी इसको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। अब गुणनखंड विधि कैसा था, तो उसमें ये होता है कि भाई यहां पर ये जो बीच की संख्या है इसे तोड़ना पड़ता है ऐसे, जिनको जोड़ने पर तो 6 ही आए और गुणा करने पर ये 5 आ जाए। और 5 कैसे, तो यहां पर कोई भी संख्या होती है, 1 है तो 1 पंचे 5, यानी 5 आ जाए। तो इसको क्या तोड़ा जाए, 6 को, भाई 5 और 1 क्या होता है, 6 ही होता है, और 5 को 1 से गुना करें तो भाई 5 एकम 5 भी होता है, यानी कि दोनों कंडीशन हो रहा है। यानी हम इसमें लिख सकते हैं x का वर्ग, भाई यहां पर मैं लिख देता हूं, 1 मिनट, x का वर्ग है, और यहां पर लिखा मैंने 5x और प्लस में x और प्लस में 5, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 5x और 1x कितना, 6x हो रहा है, और 5 एकम 5 ही आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं आगे, यहां से x को कॉमन ले लिया गया तो कितना आ गया, तो भाई ये आ गया x प्लस में 5, ठीक है। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 5 है, ठीक है, और ये बराबर में 0। इन दोनों को देखो, यहां पर ये दोनों सेम आ रहे हैं, अगर ये दोनों आपके सेम आ रहे हैं यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हो, तो यानी इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये x प्लस 5 लिखा गया, और साथ में ये x प्लस 1 आएगा, और बराबर में 0 है। और इसके बाद बात करें तो x प्लस 5 बराबर में 0 आएगा, और x प्लस 1 जो है इसके बराबर में 0 आएगा। यहां से x के मान की बात की जाए तो -5, और यहां से x का मान -1, यानी इसके 2 शून्यक आ चुके हैं, 2 हल आ चुके हैं, और वो कितना है, -5 और -1। डन, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, चलो भी देख लेते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द्विघातीय समीकरण के मूल उनका अस्तित्व हो तो द्विघातीय सूत्र क्या उपयोग कर सॉल्व करना है, यानी द्विघातीय सूत्र के अनुसार इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई द्विघातीय सूत्र क्या था, तो सूत्र हमारे पास कुछ ऐसा था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac और बटे में 2a, ये सूत्र था। या फिर इसमें ये करा जाए कि भाई इसको मैं लिख दूं यहां पर d, भाई d लिख दूं और d को हम अलग से निकालें, जो कि होता है b² - 4ac। तो d को हम अलग से निकालते हैं, उसको यहां पर रख देंगे, तो ये द्विघातीय सूत्र है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, भाई फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो पहला पार्ट क्या कहता है, तो ये कह रहा है 9x², जैसे कि मैं लिख देता हूं 9x का वर्ग प्लस में 12x प्लस में 4, भाई ये चीज है। इसके अकॉर्डिंग a कितना है, तो 9, भाई b कितना है, तो 12, और c कितना है, तो 4, भाई ये चीज आ गई। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं d की बात, d कितना आएगा, तो d होता है b² - 4ac होता है। भाई b की बात करें तो 12 का वर्ग आएगा, -4 है, a कितना 9 है, और c कितना है 4 है,
ठीक है भाई, ये चीज आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 12 का वर्ग 144 और यहाँ पर 9 चौक 36, 36 को 44 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 36 को 44 से 4 से गुना करेंगे तो वो 144 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 144 आ गया, जो कि आ गया 0, यानी इससे पता चलता है कि इसका D 0। अब D 0 का मतलब क्या होता है, तो दो एक समान हल आएंगे भाई, ये चीज। तो इसने ये क्या कहा था पहले भाई, इसने मूल निम्नलिखित समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब अस्तित्व तो है। अगर ये माइनस में आता है तो इसका अस्तित्व नहीं होता और हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते हैं और सॉल्व नहीं करते, लेकिन फिलहाल अस्तित्व है यानी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब x का मान क्या था, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट में d और बटे में 2a, यही चीज है। तो यहाँ पर भाई मैं देखता हूं b कितना है, तो b 12 यानी -12 प्लस माइनस डी का मान 0 है तो 0 ही रह जाएगा और बटे में 2 और ए कितना है, तो 9 है, तो भाई यहाँ पर हमने 9 लिखा और इस अनुसार 0 की कोई दिक्कत नहीं। अब तो भाई -12 भाई देखो, -12 बटे में 18 है। अब भाई इसको काटते हैं तो भाई 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी ये आ गया -2 बटे में 3। x का मान कितना आ गया, -2 बटे 3 आ चुका है। कितना, x का मान -2 बटे 3 आ रखा है और इसी के साथ +0 और -0, यानी कि सेम टू सेम दोनों ही लिखो, यानी दो शून्यक है और दोनों ही एक समान है, यही पढ़ा था हमने। अगर डी का मान 0 होता है तो एक समान दो हल आएंगे और वही चीज आ रखे। डन, तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पार्ट फिनिश। अब चलते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट पर और देखते हैं अगले पार्ट का आंसर कैसे निकलेगा। ओके चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो यहां पर देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 2x का वर्ग प्लस में 5√3x और प्लस में 6 बराबर 0 है। इसके अंदर देखा जाए तो a कितना है, तो x का गुणांक यानी कि 2, x का गुणांक, और भाई b की बात करें तो x का गुणांक यानी कि 5√3 और c क्या है 6, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्या करते हैं, तो x का मान निकालेंगे जो कि है क्या, -b, यानी b हमारा 5√3 है तो -5√3 आएगा, ठीक है, -b। और भी अच्छा क्या करते हैं, पहले प्रकृति निकाल लेते हैं, यानी d निकाल लेते हैं। तो d कितना है, b² यानी कि 5√3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 a कितना है 2 और c कितना है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 होता है, तो 25 तिया 75 आ रहा है, तो यहां लिखा 75। माइनस में 4 दूनी 8, 8 6 48, यानी 48 आ गया। अब इसकी बात करें तो भाई 75 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, तो 5 2 7 27 आ रहा है भाई, ये 27 आ रहा है और ये 27 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका भी अस्तित्व है और इसके भी दो शून्यक निकलेंगे, वो भी अलग अलग, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। ओके अब यहां से मैं x का मान निकालता हूं तो ये आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे में 2a। इसको सॉल्व करें तो भाई b का मान -5√3 है तो -5√3 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट d मतलब कि रूट 27 है और बटे में 2a यानी कि 2 गुने में 2 आएगा भाई, ये चीज आ गया। अब देखो 27 की बात करें तो 27 को अगर मैं कहूं 27 की बात की जाए तो ये होता है आपका क्या, 3 गुने 3 गुने 3 होता है, यानी इसको कहा जा सकता है 3 का वर्ग और गुने में 3, तो एक वर्ग से बाहर आएगा यानी कि 3√3 आ जाएगा भाई, ये चीज होगा, एक वर्ग वाला बाहर आ जाएगा 3 और अंदर √3 रह जाएगा, यानी कि 27 को हम 3√3 कह सकते हैं। ओके तो यहां पर हमने क्या किया, इसके बाद लिख दिया -5√3 प्लस माइनस में ये आ गया 3√3 और बटे में है 2 दूनी 4 भाई, ये आ गया। ओके अब इसको दोनों को अलग अलग आंसर निकाल देंगे। तो x बराबर में पहले अगर मैं प्लस करता हूं तो क्या आएगा, तो -5√3 प्लस में 3√3 और बटे में कितना है, तो भाई 4 है, या फिर -5√3 माइनस में 3√3 और बटे में कितना है, तो भाई 4 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई -5 प्लस 3 कितना होगा, तो -2√3 आएगा और बटे में 4 है। यहाँ की बात करें तो -8√3 आएगा और बटे में 4 है, तो 4 दूनी 8 काट दिया और यहाँ से 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि अब जो आंसर आया है -√3 बटे 2 है और भाई -2√3 ये है, तो यही x के दो आंसर आ गए, यानी कि हल आ गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यहाँ पर सेकंड समीकरण के हमारे सूत्र के द्वारा मूल जो है वो -√3 बटे 2 और -2√3 आ चुका है। डन, अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं थर्ड पार्ट वो क्या कहता है। ओके तो थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो 3x का स्क्वायर प्लस 2√5x माइनस 5, ठीक है। तो इसमें थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 3x का वर्ग प्लस में 2√5x और माइनस में 5 बराबर में 0,
ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डी निकालेंगे, तो उसके लिए पहले ए कितना है तो 3, बी कितना है तो इसका गुणांक मतलब कि भाई 2√5, और सी की बात करें तो ये 5 है। अब भाई वो भी -5 है, सी हमारे पास -5 है। चलो भाई इतनी बात हो गई है। और यहां पर बात करें डी का, तो डी हमें जो निकालना है इसका फॉर्मूला होता है b² -4ac होता है। और बी की बात करें तो भाई 2√5 जो है इसका वर्ग आ गया, माइनस में 4 है, चलो ठीक है। ए कितना है 3 है, और सी कितना है -5 है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसका वर्ग निकालते हैं, 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना होगा तो 20 होगा, तो यहाँ पर लिखा 20। और उसके बाद 4 या 12 पंचे 60 है, और माइनस माइनस प्लस यानी +60, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो ये 80 आ गया, यानी डी का मान जो है वो 80 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जैसा कि हमें पता है एक्स का मान क्या होता है, तो -b प्लस माइनस में अंडर रूट में डी और बटे में 2 ये होता है। इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो -b कितना है हमारे पास तो 2√5, और उसके बाद प्लस माइनस में अंडर रूट डी। अब मैं रूट डी की बात करूं तो रूट 80 है, और ये कितना होगा तो हमें पता है, इसको करा जाता है भाई कितना 4 चौक 16 पंचे 80 होता है भाई। इसको हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, यानी 4 चौक 16 पंचे 80। अब यहाँ पर 4 के वर्ग जो है वो बाहर जाएगा रूट के, भाई रूट के बाहर चला जाएगा, वर्ग है तो बाहर जा सकता है बिल्कुल, और रूट कट गया उसका और बच गया ये √5, यानी 4√5 बचा है। यानी डी की जगह, रूट डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4√5, यानी 4√5 लिखा। और बटे में 2a है, ए का मान कितना है तो ए का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पर ए की जगह 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहां से x के मान को अगर मैं निकालना चाहूं तो भाई क्या निकल रहा है, तो x का मान हम देखेंगे -2√5, तो यहां लिखा -2√5, भाई प्लस में कितना है तो भाई 4√5 है, और बटे में कितना है तो भाई 6 है, भाई ये आ गया, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं माइनस करता हूं तो यहां पर क्या आएगा -2√5 माइनस में 4√5, और बटे में कितना आ रहा है तो भाई बटे में 6 आ रहा है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब यहां पर देखेंगे 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यानी 2√5 और बटे में 6, और यहाँ पर भाई ये -6√5 और बटे में 6, और यहाँ से काटा 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 6 से 6 कट गया, यानी अब मैं देख पा रहा हूँ √5 बटे में 3, और यहाँ पर देख पा रहा हूँ -√5 आ गया, ठीक है। ये x के 2 मान आ चुके हैं, ये इसके हल आ गए हैं जो कि हमें निकालने थे, यानी मूल आ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन ये समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो द्विघातीय समीकरण जो हमारे पास है 2x² - kx + 1 = 0 के में k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिससे भाई उनके मूल वास्तविक व बराबर हैं। यानी इसके अंदर भाई क्या हो रहा है, इसके अंदर कहा है वास्तविक और बराबर है, इसका मतलब d का मान होने वाला है 0। तो भाई इसको डायरेक्ट ना कर पहले मैं समीकरण को लिखता हूं, जैसा कि 2x² - kx प्लस में 1 बराबर में 0 है। यहां से a का मान देखें तो x² का गुणांक यानी 2, b का मान x का गुणांक यानी -k, और c का मान यानी 1 है। ये चीज हो गया। ओके, अब यहां से अगर मैं देखता हूं इसके अंदर क्या निकालना है हमें, इसके अंदर हमें पता है मूल बराबर है, तो d का मान 0, यानी d का मान 0 के बराबर करेंगे, यानी कि भाई b² - 4ac बराबर में 0 है। b कितना है -k, और इसका वर्ग है, -4 है, a कितना है 2, और c कितना है 1 बराबर में 0 है। k² यहाँ आएगा, और भाई 4 दूनी 8 है बराबर 0 है, और यहां से k के स्क्वायर की बात की जाए तो ये 8 के बराबर हो जाएगा, और तब k का मान कितना होगा तो ये ±√8 आएगा। और √8 मतलब क्या होता है, मतलब होता है 2√2, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, यही चीज है भाई। यहाँ पर क्या होगा 2 2 2 2 का वर्ग आ रहा है, तो उसको बाहर कर दिया, 1 2 रह गया। ओके, तो k का मान हमारा ±2√2 आ चुका है, और यही हमें निकालना था, आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। ओके, चलो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 6 और छठा प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि k के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघातीय समीकरण ये जो है के मूल वास्तविक व भिन्न है। मतलब इसके मूल जो है वो वास्तविक भी है और भिन्न भी है। अब ये क्या होगा, तो वास्तविक और भिन्न होती है कंडीशन कब, जब d का मान 0 से बड़ा होता है, यही होता है। तो उसी को लेकर हम यहाँ पर चलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हल, और हल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई जो समीकरण हमें दे रखी है x² + 4x, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है वो, भाई यहाँ पर लिखा हमने -4x, और प्लस में k बराबर में 0, भाई ये चीज हमारे पास है। ओके, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a को देखेंगे तो a का मान 1 है, b का मान -4 है, और c का मान k है। भाई ये आ गया a b c तीनों चीजें आ चुकी है। ओके, डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ भाई a आ गया, b आ गया, c आ गया,
तीनों चीजें यहाँ पर आ गई है। और तीनों चीजें यहाँ पर आने के बाद हमें चाहिए भाई मूल्य जो है उसके वास्तविक व भिन्न है, मतलब डी का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, डी का मान 0 से बड़ा, तो यहाँ पर हम डी के मान की बात करें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो कि 0 से बड़ा है। बी की बात करें तो -4 का वर्ग है, -4 है, ए कितना 1 है और सी कितना है k है, और ये 0 से बड़ा है। यहाँ से देखेंगे 16 आ गया और ये -4 के उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे भाई इस तरीके से, 4 के आ गया भाई, 4 चौक 16 कट गया, यानी कि हम देखेंगे k का मान 4 से छोटा होना चाहिए, तभी इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ जी, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मान की जांच कीजिए और बताइए क्या ये मान दी गई समीकरण का हल है। यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं x का मान 0 है, क्या ये इसका हल है। यहां पर x का मान √2 है और x का मान -2√2 है, क्या ये दोनों इसके हल हैं, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पर आते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जब x का मान 1 है तब यहां पर लिखेंगे 3 और यहां पर 1 का वर्ग आएगा, -2 गुने में 1 आएगा, -1 है। अब ये कितना है, 3 एकम 3 और -2 और -1 -3 बराबर 0, ये आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे हाँ x बराबर 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। डन भाई, ये समीकरण का हल है और ये चीज आ चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा होने वाला है। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। तो ये है x² √2x, मतलब मैंने लिखा x का वर्ग प्लस में √2 और x है और -4 और बराबर 0 है। और इसके अंदर क्या है, जब हमने लिखा भाई, जब क्या है x का मान है √2, तो इसको जैसे मैं यहाँ लिखूंगा तो √2 का वर्ग आएगा, प्लस में √2 है और गुने में √2 आएगा और -4 है। अब मैं यहाँ देखूंगा √2 का वर्ग 2 होता है, ये +2 है, -4 है और ये तो 0 के बराबर हो गया, यानी ये इसके शून्यक हैं। ओके भाई, ये इसका हल हो रहा है। और दूसरी बात हम करते हैं जब, भाई नेक्स्ट हम देखेंगे जब x का मान जो है वो -2√2 है, भाई x का मान -2√2 है। अब इसको जब इसके अंदर रखेंगे तब क्या होगा, तो x का वर्ग जो है यानी कि -2√2 है, इसका वर्ग किया जाए, प्लस में √2 है और इसको गुणा किया -2√2 से और माइनस में 4 आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो इसका वर्ग 2 दूनी 4 और √2 से करेंगे, उसका वर्ग 2 ही होगा, तो 4 दूनी 8 आ गया। इधर देखें तो √2 इससे गुना होगा तो √2 2 होगा, 2 दूनी 4 यानी -4 आ गया और ये भी -4। अब देख पा रहे हैं 8 में से 8 गया, 0 आ रहा है, यानी कि हम अब लिख सकते हैं क्या कि भाई x बराबर √2, भाई √2 ही था पहला, हाँ, और दूसरा है -√2, 2√2। ये जो है समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल है। डन, क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन कंप्लीट। और चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो भाई देखते हैं। तो भाई अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में कुछ ऐसा कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है। अब ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, देखो पूर्णांक क्या है, तो भाई 1 2 3 4 5 प्लस पे माइनस में भी होता है और 0 भी होता है, इस तरह से सारे नंबर्स होते हैं। ओके, बस दशमलव में नहीं चाहिए। ओके, तो भाई यहां पर क्रमागत का है मतलब लगातार, यानी कि अगर एक पहली संख्या मान लो कि 5 है तो अगली वाली 6 होगी। भाई अगर मान लो कि पहली वाली, पहले की बात करें हम कि पहला 5 है तो अगला वाला 6 होगा, पहला 10 है तो अगला वाला 11 होगा, मतलब उसके बाद नेक्स्ट है, यानी कि अगर पहला वाला x है तो अगला वाला x + 1 होगा, ये कंडीशन में होगा। तो हमें तो नहीं पता, तो हम x ही मान सकते हैं। तो भाई इसी में हम क्या करेंगे, x के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, लिखेंगे हल, और इसमें यहां पर लिखा हमने माना, भाई यहां पर लिखा भाई माना, और क्या माना हमने, तो माना की बात करें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि भाई इसके अंदर हम लिखेंगे क्या, तो यहां पर लिखेंगे माना दो क्रमागत, भाई माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, भाई माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या है, x तथा x + 1 है, x तथा x + 1 है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ये दो चीज हो गई। ओके, अब उसके बाद क्या है, इसने कहा है उनका गुणनफल 240 है। तो यहां पर हम देखते हैं तब
x और x प्लस 1 जो है इनका गुणनफल जो है वो 240 हमें दे रखा है। अब कहा है द्विघातीय समीकरण बनाइए। अब ये द्विघातीय समीकरण कैसे बनेगा, तो इसको अगर मैं अंदर अंदर गुना करता हूं तो ये x का वर्ग है प्लस में x है बराबर 240 आ गया। भाई ये चीजें आ गई है। ओके, तो क्या ये द्विघातीय समीकरण बन गया, तो भाई बिल्कुल बन गया। और उसके बाद क्या है, तो जिसके मूल ये पूर्णांक हैं, मतलब मूल इसके जिसके पूर्णांक है वो द्विघातीय समीकरण बनाने और मूल भी हम निकाल लेते हैं। तो मूल निकालने में क्या है, तो x का मान जब हमें निकालना है तो इसके लिए इस 240 को उठाकर इधर लाएंगे, तो ये आ गया x का वर्ग प्लस में x और माइनस में 240 बराबर में 0। भाई ये चीज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो क्या करना है, तो यहां पर हमें इसको ऐसे तोड़ना है जिसको घटाने पर तो 1x आए और गुणा करने पर 240 आए। तो भाई ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो 240 के गुणनखंड कर देते हैं। तो देखो क्या है, 2 से किया तो यह आएगा 120, फिर 2 से किया तो ये कितना आएगा, तो भाई इसको हमने देखा तो 60 आएगा, फिर 2 से किया तो 30 आएगा, फिर 2 से किया तो 15 आएगा, फिर 5 से किया तो 3 आएगा, फिर 3 से किया तो 1 आ गया। भाई ये चीज आ गया। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनको घटाने पर 1 आए, मतलब लगातार संख्या होनी चाहिए। तो भाई मैं देखता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 15, 15 और 16। भाई 15 को 16 से गुणा करोगे, भाई यहां पर देख पा रहे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, भाई ये तो 16 आ गया और ये 5 15 आ गया। तो 15 और 16 को गुणा करोगे 240 आएगा और 16 में से 15 गया तो 1 बचा, बिल्कुल तो वही आ रहा है। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे, तो x का वर्ग प्लस में 16x माइनस में 15x और माइनस में 240 बराबर में 0। ये चीज आ गया। अब यहां पर देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें कॉमन लिया x अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो x प्लस 16 आएगा। और यहां पर देखेंगे भाई माइनस 15 को हमने कॉमन लिया तो ये भी आएगा x प्लस 16। भाई कॉमन लेने का मतलब 15 से भाग करना है दोनों को, 15 से भाग किया 1 बचा, 15 से भाग किया 16 आ गया, डन। अब यहां पर ये दोनों चीजें सेम है, उसको एक बार लिखा जा सकता है, तो इसको x प्लस 16 एक बार लिखा और साथ में बचा क्या, तो भाई x माइनस 15 बचा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद इन दोनों को, भाई इसको मैं इरेज करता हूं, यहां से हम इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, यानी x का मान कितना आ रहा है, x प्लस 16 बराबर में 0 आ गया और x माइनस 15 बराबर में 0 आ गया। ये दो चीज आ गई। ठीक है, इसने कहा है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, x बराबर में माइनस 16 आ रहा है और यहां x बराबर में 15 आ रहा है। तो क्या माइनस 16 को लिया जा सकता है, तो नहीं लिया जा सकता। तो यहां पर लिखेंगे ये संभव नहीं है, तो भाई हम लिखेंगे जब x बराबर 15 है तब दो क्या है भाई, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो पूर्णांक है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला है 15 यानी x था यानी कि 15 और उसका x प्लस 1 यानी कि 16, यानी 15 और 16 इसका आंसर हो गया। ये दो संख्याएं थी जिनको गुणा करने पर 240 आ रहा था। डन, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहेगा। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 है और ये कुछ कहना चाह रहा है, भाई रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। चलो ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, तो दोनों की आयु ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण बनाइए। तो भाई बिल्कुल बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भाई सबसे पहले मैंने हल लिखा और इसके अंदर हमने क्या लिखा, भाई मान लिया, इसमें क्या मान लिया, रोहन की आयु जो है वो x है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं भाई रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, माना रोहन की आयु जो है, भाई माना कि रोहन की आयु जो है ये कितनी है, तो भाई माना रोहन की आयु जो है वो 26 वर्ष है। 26 वर्ष नहीं, x है, x वर्ष है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है, तो रोहन की आयु अगर 26 मतलब x वर्ष है, तो रोहन के मां की आयु, तो रोहन के मां की आयु बराबर कितना होगा, तो इससे 26 साल बड़ी है, तो भाई 26 साल बड़ी मतलब इस तरह से ही आ गया। तो भाई यहां पर हम देखा रोहन की मां की आयु क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी है और ये चीज हमारे पास आ चुका है। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई है कि रोहन की आयु रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, सॉरी, रोहन की मां जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि अगर अब से 3 वर्ष बाद की बात करें तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, तो ये x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, और रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी, तो ये x प्लस में 26 में 3 जुड़ेगा यानी कि 29 आ जाएगा।
ठीक है। इसने कहा अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 है, यानी इनका गुणनफल जो है वो 360 के बराबर है। ठीक है, इनका गुणनफल 360 के बराबर है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब दोनों की आयु ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण बनाइए। भाई दोनों की आयु ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण, तो x को x से गुना किया तो x का वर्ग आएगा, x को 29 से गुना किया तो 29x आएगा, 3 को x से किया तो 3x आएगा, और 3 को 29 से किया तब कितना आएगा, तो 3 3 9 यानी 87 आ रहा है। भाई प्लस में 87 आ गया, बराबर में 360। ठीक है, अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं x का वर्ग है, बिल्कुल ठीक, और ये 29 और 3 जोड़ा गया तो ये कितना आएगा, तो भाई 32x आएगा, और 360 को इधर लाके घटाएंगे तो 87 अगर 360 में से घटता है तो कितना आएगा, तो भाई 60 घट गया तो भाई 300 आ गया, 27 और घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भाई ये 73 आएगा। हाँ 73 आएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे भाई माइनस में 273। ठीक है, ये चीज आ गया। ओके भाई, ये उठकर इधर आके घटता है तो माइनस 273 आ गया, जो कि शून्य के बराबर आ गया। चलो ठीक है, अब इसने कहा है कि दोनों की आयु ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण बनाइए, तो द्विघातीय समीकरण हम बना चुके हैं। अब भाई इसने कहा है द्विघातीय समीकरण बनाइए, तो वो हम बना दिया और बात खत्म। ओके, और बाकी अगर क्वेश्चन में पूछता कि भाई इसको हल भी कीजिए और उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, तो इसके बाद आपको इसका गुणनखंड निकालना पड़ता विधि से या द्विघातीय सूत्र की विधि से, कैसे भी करके इसका x का मान निकालते और वही होता रोहन की आयु, और उसी में अगर 26 जोड़ते तो उसकी मां की आयु थी। डन, तो ये काम आपको करना है, क्या इसका आपको हल निकालना है। अब वो मेथड आप चुनिए कि आप गुणनखंड से कर रहे हो कि आप द्विघातीय सूत्र से कर रहे हो। ओके डन, तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहेगा। हाँ जी, तो अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 है, और ये कुछ ऐसा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी नियत गति से तय करती है, मतलब एक फिक्स स्पीड से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो नियत दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब नियत दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लग जाते हैं। अगर क्या किया जाए, अगर ये कह रहा है कि इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो अब इसका क्या, रेलगाड़ी को चाल ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब चाल ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण को हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम यहां पर लिखते हैं हल। अब इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या भाई, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल जो है, भाई मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है और वो कितनी है, तो उसको हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गया। अब उस अकॉर्डिंग क्या, चलो भाई ठीक है, किलोमीटर पर आवर आ गया है। ओके, अब उसके बाद जैसे कि हमें कहा गया है कि रेलगाड़ी की गति अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे 3 घंटे अधिक समय लगेगा वही दूरी तय करने में। तो दूरी कितनी है, तो भाई मैं यहां पर लिखता हूं रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो है, तो दूरी की बात करें, इसको d मैंने मान लिया, और ये हमारे पास है 480 किलोमीटर। ठीक है, इतनी दूरी तय की जा रही है। ओके डन, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय मैं मान लेता हूं कि समय आ गया है t। भाई t समय लेता है, जो कि उसे 480 किलोमीटर कवर करना था, उतने में उसे t समय ले रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। भाई ये होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल होती है। चाल को अगर मैं यहां पर s मान लूं, क्या मान लूं भाई, s मान लिया हमने चाल को, यहां पर s मान लिया। ठीक है, s मान लिया हमने चाल को। ओके, तो s के अकॉर्डिंग s कितना है, x किलोमीटर पर आवर, दूरी कितनी है 480, समय जो है वो t है, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम कहेंगे क्या, समय बराबर होगा दूरी बटे में चाल, यानी कि x आएगा। ठीक है, दूरी बटे में चाल s लिख दिया, और इसी के हिसाब से दूरी को लिखेंगे 480 और समय चाल को लिखेंगे x, और ये समय के बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा दूरी का सूत्र है, वो हमने लिख दिया, इसमें लिख देता हूं, तब ये हो गया है। ओके चलो ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि गति को अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो यानी कि यहां पर है जब गति, भाई जब हमारे पास जो गति है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया, कम कर दी जाए तब, भाई जब गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तब क्या होगा, तो कम करते ही हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही कम किया तो समय 3 घंटा बढ़ गया।
ठीक है, और वही 480 किलोमीटर को हम क्या कर रहे हैं, तो इसकी चाल जो है वो x में से 8 को कम कर दिया गया है। भाई ये चीज कर दिया, तो ये हमारी समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ठीक है, और यहां से हम t का मान उठाकर इसमें रखते हैं, तो यानी कि मैं यहां पर लिखता हूं अब क्या, तो यहां पर लिख देता हूं समीकरण, इसको हमने यहां पर हटा दिया, यहां लिखा हुआ समीकरण। भाई इसमें हम देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से की अगर हम बात करें तो यहां पर भाई t का मान 480 बटे x है, उसको उठाकर यहां पर रखेंगे, तो यहां लिखा भाई 480 बटे x है। ठीक है, और प्लस में 3 आएगा, और इसके बराबर कितना है, तो इसके बराबर है हमारे पास है 480 बटे में x माइनस में 8 है। भाई ये चीज आ गई, डन। अब इससे हम द्विघातीय समीकरण बनाएंगे, तो इसको उठाकर उधर भेजेंगे, तो 3 बराबर क्या आ रहा है, तो 480 बटे में x माइनस में 8, और यहां माइनस में आ रहा है 480 बटे में x आ रहा है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें इन दोनों का एलसीएम लिया तो x और x माइनस 8 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये x इससे गुना होगा यानी 480 x आ गया, ये इससे गुना होगा यानी माइनस 480, और उसके साथ आएगा x माइनस में 8 है। भाई ये चीज आ गया, बराबर में 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको उठाकर इधर लाते हैं, तो यहां पर क्या आ रहा है, तो 3 आ गया, और ये x को गुणा करेगा तो x का वर्ग माइनस में 8x आ गया। इधर की बात करें तो 480x है, और इसको अंदर गुना किया तो माइनस 480x, और इसको जब 8 से गुना करेंगे तो भाई कितना होगा, तो भाई ये प्लस आ गया 800। ठीक है, 8 64 का 4 हासिल 6, और 8 चौक 32, और 32 और 6 कितना होता है, तो ये 38 होता है। भाई 32 और 6 38 आ गया, डन, ये चीज हमारे पास आ चुका है। अब भाई इससे हमने इसको काट दिया, भाई इससे इसको काट दिया, अब हमारे पास क्या बचा है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये 3 है, 3 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितने पर कटेगा, 3 3 9, हाँ कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अब नेक्स्ट पेज पर लेके आते हैं। तो अगला पेज हमारे पास है जिसमें हमने लिखा भाई 3 x का वर्ग माइनस में क्या था, माइनस में क्या था भाई, तो भाई 8x बराबर में 38 40 है। भाई ये चीज आ गया, यहां से 3 को इधर भेजूंगा तो x स्क्वायर माइनस में 8x, और बराबर में 3840 जो है, इसके बटे में 3 रखा, इससे काटेंगे तो ये कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 अट्ठे 24, और 0 आ गया, 3 अट्ठे 24 और 0 आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो इसको उठाकर इधर लाएंगे तो x का वर्ग माइनस में 8x और माइनस में 1280, ये बराबर में 0 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, अब भाई क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे, तब जाके x का मान निकलेगा। वैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है इसके अंदर भाई यहां पर ये कह रखा है कि द्विघातीय समीकरण ज्ञात कीजिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए, चाल यानी x निकालने के लिए जो द्विघातीय समीकरण होगा वो हमें ज्ञात करना है, और वो हमें यहां पर ज्ञात हो चुका है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन यहां पर ये समाप्त हो गया। इसके गुणनखंड आपको करने हैं, भाई गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर लेना, या फिर द्विघातीय सूत्र से कर लेना, और x का मान निकालना, और वही x होगा क्या, रेलगाड़ी की चाल। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा था इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन आपको करना है क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है। ओके चलो ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन हमने यहां तक करवा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। मैं इसे इरेज करता हूं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके चलो, तो यहां पर भाई अगला है प्रश्न नंबर 12, और 12वां क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि यदि द्विघातीय समीकरण जो 2x स्क्वायर px माइनस 15 बराबर 0 है, अब भाई इसका एक मूल्य तो -5 है, तथा द्विघातीय समीकरण इसके जो मूल है वो बराबर है, मतलब इसका एक मूल ये है और ये वाले द्विघातीय समीकरण के मूल जो है वो बराबर है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। भाई k का मान ज्ञात करना है, k का मान कैसे निकलेगा, चलो ठीक है, k का मान बिल्कुल ज्ञात करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पर लिखा सबसे पहले मैंने हल, उसके लिए हम यहां पर हल पर आते हैं, और हल में हम यहां पर देखते हैं, ये लिखा भाई 2x का वर्ग प्लस में px माइनस 15 बराबर में 0। भाई ये चीज हो गया, 2x का स्क्वायर px माइनस 15 बराबर में 0, ये आ चुका है। ओके चलो ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा इसका एक मूल्य जो है वो -5 है। भाई इसका एक मूल्य जो है वो -5 है, यानी कि हम लिखेंगे जब x बराबर -5 आ रहा है तो उस कंडीशन में ये इसका मूल है, मतलब ये 0 के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, यानी अगर x का मान -5 रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, यानी इस -5 को मैं यहां पर रखता हूं, तो भाई -5 का वर्ग प्लस में p गुने में -5 आएगा, और भाई -15 बराबर में 0 आएगा। यहां पर 25 दूनी 50 आ गया, -5p आ जाएगा,
और -15 बराबर में 0 आ गया। भाई 50 में से 15 गया तो कितना बचा, तो भाई 35, और इस 35 को यहीं पर रखते हैं और इस 5p को दूसरी साइड ले आते हैं और इसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो 5 सते 35 आ गया, यानी कि p का मान 7 आ चुका है। भाई p का मान 7 आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो p का मान यहां पर 7 आ गया। अब इस p के मान को हम यहां रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में कहा है मूल बराबर है, तो यानी कि अब मैं लिख सकता हूं कि इस p की जगह ये 7, यानी हम लिखेंगे तब, ठीक है, p की जगह क्या रखा हमने, तो 7 रखा और उसके साथ x का वर्ग प्लस में x है और प्लस में k बराबर में 0। भाई ये चीज आ गया 7x² x प्लस k बराबर 0। चलो ठीक है, अब इसको जब मैं गुणा करता हूं तो 7x का वर्ग आ रहा है, प्लस में 7x आ गया और प्लस में k बराबर 0 है। और इसमें लिखेंगे जब क्या चीज भाई, जब इसने कहा है मूल बराबर है, जब मूल बराबर है, भाई जब इसमें मूल बराबर है तब हम लिखेंगे, तब d का मान जो होगा वो 0 होगा। क्या होगा, d का मान 0 होगा। और d क्या होता है, तो d आपका होता है b² -4ac बराबर 0 होगा। और यहां पर a 7 है, b 7 है और d कितना है, k है, मतलब c k है, तो उस अकॉर्डिंग b की जगह 7 लिखा तो 7 का वर्ग -4, a कितना है 7 और c कितना है k और बराबर में 0 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस माइनस वाले को उठाकर दूसरी तरफ भेजेंगे और यहाँ पर क्या है 7 7 49 आ गया और ये 7 चौक 28 के इधर चला गया, ठीक है। और यहां से अब काटते हैं तो इस 28 को नीचे लाएंगे तो यानी k का मान जो आ रहा है वो आ गया 49/28 है। और भाई 7 7 49, 7 चौक 28, यानी कि k का मान जो आ गया 7/4 आ चुका है। डन। भाई एक से दूसरे को रिलेट करवाया गया है। एक का आंसर हमने इस -5 से p निकाला, ठीक है, और इस p को जब हमने यहां रखा तब इसके मूल बराबर वाले फॉर्मूले से यानी d बराबर 0 से हमने यहां का k भी ज्ञात कर लिया है। डन। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 13 और ये कुछ ऐसा कहता है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 15 है, ठीक है भाई, और यदि उनके व्युत्क्रमों का योग जो है वो 3/10 है तो वे संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो भाई ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसके अंदर भाई क्या होगा भाई मैंने लिखा हल, और इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि इसने कहा है दो संख्याओं का योग 15 है, तो भाई यहां पर मैं लिखूंगा माना पहली संख्या वो क्या है भाई, पहली संख्या को मान लिया कि मैंने x है वो, तो दूसरी संख्या कितनी होगी भाई, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो भाई दोनों का योग 15 है तो दूसरी संख्या अपने आप ही 15 - x होगा। भाई एक अगर x है दूसरा 15 - x होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 15 था, तो ये चीज आ गया। चलो ठीक है, अब इसने ये कहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इनका व्युत्क्रम मतलब 1/x और 1/15 - x, इनका जो योग है वो किसके बराबर है, तो ये है 3/10 के बराबर है, ये दिया हुआ है। ओके, अब इसके बाद वह संख्या यानी x का मान निकाल लेंगे तो दोनों संख्याएं आ जाएगी। ओके, तो x का मान कैसे निकलेगा, तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लिया तो x और 15 - x आ गया, और इसको इधर गुणा करेंगे तो ये 15 - x आ गया, और इसको इधर गुणा किया तो प्लस में x आ गया, और बराबर में कितना है, तो 3/10 आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब उसके बाद क्या है, तो x से x कट गया और ये कितना आ गया है, तो 15/x और ब्रैकेट में 15 - x आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, तो इस 10 को इधर गुणा करेंगे, 15 दाएं 150 आ गया। ठीक है, और इसको इधर गुणा करेंगे तो 3x और 15 - x, भाई ये चीज आ गया। इसको अंदर गुणा करेंगे तो 15 × 45x आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज कट भी रहा है यहाँ पर, जब कट रहा है तो हम काट के उसको खत्म ही करते हैं। कैसे, 3 × 5 = 15 यानी 50 पर कट रहा है, यानी ये 50 आ गया, और इधर भाई कितना है, तो 15x माइनस में x का वर्ग आ गया। ठीक है, इसको उठा कर इधर ले आते हैं, यानी अब हमारे पास जो आ रहा है ये इधर जाएगा तो ये x का वर्ग, और उसके बाद भाई 15x है, ये 15x, x छूटा यहाँ पर, x छूटा बिल्कुल, तो ये 15x है माइनस में x का वर्ग है। ठीक है, तो यहां से भाई इसको उठाकर जब इधर लाएंगे तो माइनस वाले इधर आके प्लस होगा, और 15x इधर आएगा तो भाई -15x आएगा। ठीक है, और प्लस में 50 है बराबर में 0 आ गया। भाई प्लस में ये 50 है, इसको 50 में थोड़ा सा सही लिख देता हूं कि भाई 50 है। अब भाई ये चीज आ चुका है, अब इसको हमें करना है गुणनखंड विधि से हल, और वो कैसे होगा, तो इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 15 है और गुणा करने पर 50 है। क्या होगा, तो 10 और 5 बिल्कुल आ रहा है, 10 और 5 15 है, और 10 और 5 को गुना करोगे तो 50 आएगा। डन। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, तो x का वर्ग माइनस में क्या आएगा, तो 10x और माइनस में 5x प्लस में 50 बराबर में 0।
अब इसमें से जब मैंने x को कॉमन लिया तो x -10 है, यहां से -5 को कॉमन लिया, भाई -5 को यहां से कॉमन ले लिया गया तो ये भी x में 10 आ गया। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बराबर में 0 आ गया। ओके भाई x -10 सेम है ना, जब सेम है तो इसको कॉमन लेके एक साथ लिखते हैं, तो ये x -10 लिखा और यहां पर आ गया x में 5 और इसके बराबर में 0 आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी कि भाई x -10 बराबर 0 आएगा और x -5 ये बराबर 0 आएगा। तो यहां से हम देखेंगे x का मान 10 आ गया और x का मान 5 आ गया। डन, तो ये चीज आ चुका है। तो यहां पर हम देख सकते हैं अगर x का मान 5 रहेगा तो दूसरा पहली संख्या अगर 5 है दूसरी संख्या 10 होगी, और दूसरी संख्या अगर 10 है, मतलब पहली संख्या अगर 10 है तो दूसरी संख्या 5 होगी। तो यहां पर x का 10 और 5 यही दो इसका आंसर हो गए हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पहली दो संख्याएं, जो दो संख्याएं हैं उनका जो योग है वो 15 है, वो 10 और 5 है, और उनके व्युत्क्रम का योग जो है वो 3/10 है और वही है। ओके, तो आप इसको आंसर डन कर सकते हो कि भाई इसमें, अच्छा इसको ऐसे आंसर डन ना कर कर इसको हम लिखेंगे भाई पहली संख्या, जब पहली संख्या, भाई जब पहली संख्या 5 है तब दूसरी जो है, जब पहली संख्या 5 है तब दूसरी संख्या क्या होगी, तो 10 होगी। और वही हम कहेंगे जब पहली संख्या 10 है तब दूसरी संख्या 5 होगी। अब ये आंसर इसका डन होगा, इस तरह से करोगे। ओके डन, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन ये समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके चलो भाई देख लेते हैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है भाई। और उसका यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर पुनः उसी जगह 4 घंटे 30 मिनट में वापस लौट आती है तो धारा की गति ज्ञात करनी है। अब देखो क्या है इसके अंदर, भाई मैं ऐसे देखता हूं कि भाई ये मान लो कि नदी है, इसके अंदर ये पानी का फ्लो चल रहा है, भाई पानी का फ्लो चल रहा है, ठीक है। अब पानी का फ्लो चल रहा है, मान लो कि पानी की धारा की चाल गति इस तरफ है, भाई उस धारा डायरेक्शन में पानी जा रहा है, ठीक है। अब इसने कहा है 15 किलोमीटर की चाल, नाव की जो चाल है, यहाँ देखो धारा की चाल को मैंने x मान लिया और नाव इसके अंदर यहां पर है, भाई ये नाव है, ठीक है, और नाव की जो चाल है उसको मैंने y मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया। ओके चलो ठीक है, इसलिए कहा है नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर पुनः उसी जगह 4 घंटे 30 मिनट में लौट आती है। यानी ये कह रहा है कि नाव यहां से चलनी शुरू होती है और इधर जाती है और यहां से वो वापिस आ जाती है, ठीक है। यानी 30 किलोमीटर तो विपरीत 30 किलोमीटर तो धारा के साथ गई है और 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में, दोनों में जा रहा है, ठीक है, और दोनों में कुछ ना कुछ समय लगा होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले तो इसमें लिखते हैं, मानते हैं। यहां पर हमने माना, जैसा कि हमने मान लिया, माना धारा की चाल, भाई लिख लिया माना धारा की चाल, भाई मान लिया कि धारा की जो चाल है वो कितनी है, तो धारा की चाल है भाई 30 x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाव की चाल, नाव की चाल जो है ये है हमारे पास कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी क्या, स्थिर जल में, तो इसको भी लिख देता हूं स्थिर जल में, स्थिर जल में, पर स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो कितनी हो गई है, तो वो हमारे पास हो गया है भाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद की हम बात करते हैं, तो जल में भाई चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये चीज स्थिर जल में हो गया। इसमें कहा गया है 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में और पुनः वापिस आया है, यानी कि ये हो रहा है। तो हमें, मैं एक फॉर्मूला भी लिख देता हूं जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, समय बराबर दूरी बटे में चाल होती है, यही होता है। तो यही चीज यहां पर कहेंगे भाई, पहले जाते टाइम तो t1 हो गया, आते टाइम वापस t2 होगा, ये मिलकर टोटल समय आ रहा है, ठीक है। अब भाई t1 की बात करें तो ये कितना होगा, तो भाई दूरी चल रहा है 30 किलोमीटर, वो गया, वो भी कहां भाई, वो गया विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा की बात की जाए, अगर धारा की चाल ये है और नाव इधर से वापिस आ रही है तो भाई क्या होगा, तो नाव की चाल y है, y में से x घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा भाई, बिल्कुल घटेगा। तो यहां से वो जब विपरीत दिशा में आ रहा है तो y माइनस एक्स होगा, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो y प्लस एक्स होगा, भाई ये चीज होगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, तो यहां पर लिख दिया कि भाई अगर वो विपरीत दिशा में है तो y माइनस एक्स होगा, और अगर सेम दिशा में है तो वो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स होगा, और बराबर में समय आ गया।
और इस समय आ गया तो भाई अब समय हमें कितना दे रखा है, तो समय हमें जो दे रखा है वो 4 घंटे 30 मिनट दे रखा है भाई। कितना, 4 घंटे 30 मिनट। और 4 घंटे 30 मिनट मतलब कितना, इसको टोटली कन्वर्ट किया जाए तो 4 घंटे तो ठीक है, 30 मिनट मतलब होता है आधा घंटा। 1/2 कैसे पता चला, तो भाई 30 को अगर आप 60 से भाग करोगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 30 को काटा तो भाई 1/2 आ गया। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 9/2 आएगा भाई। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आ रहा है। ओके, तो यहां पर समय को हम लिख लेते हैं 9/2। और क्या चीज दे रखी है, तो भाई जैसा कि हमने देखा नाव की चाल में से एक्स जुड़ रहा है और घट रहा है। एक्स क्या था, धारा की चाल। ठीक है, तो नाव की चाल तो 15 है, तो हम y की जगह 15 को ही लेकर चलते हैं यहां पर, जिससे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि पूरी समीकरण सिर्फ एक चर में आ गई है, x से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, तो भाई पहले हम क्या करते हैं, इसमें 30 को कॉमन ले लेते हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। यानी 1/15 माइनस एक्स और प्लस में 1/15 प्लस एक्स बराबर 9/2 आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ रहा है, तो भाई ये तो 30 आ गया और इसका एलसीएम मैंने लिया तो वो 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। और इसमें देखेंगे 15 प्लस एक्स यहां आएगा, 15 माइनस यहां आएगा, तो इसको लिखेंगे 15 प्लस एक्स और प्लस में 15 माइनस एक्स। भाई ये चीज आ गया भाई, 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम देखते हैं तो 9/2 आ चुका है भाई, यही चीज था हमारे पास। ठीक है, अब इस चीज को उठाकर ऊपर ले आते हैं और इसको इधर लाएंगे, तो भाई यहां पर x से x कट गया, यानी 30 गुने में 30 है। ठीक है, 30 गुने में 15 15 30 है। इस 2 को ऊपर लाएंगे तो गुने में 2 आ गया। इस 9 को नीचे लाएंगे तो नीचे 9 आ गया। बराबर में ये उधर जाएगा तो a माइनस बी प्लस बी, यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर आएगा। यहां काटते तो 3 तिया 9 और 3 दाएं 30 भाई, 3 से फिर काटा तो 10 आ गया, तो 10 दाएं 100 दूनी 200। ठीक है, बराबर में है 225 और माइनस में x का वर्ग है। इस x के वर्ग को इधर लाया और इस 200 को उधर लाएंगे तो घट जाएगा और बचेगा सिर्फ 25। ठीक है, और इस हिसाब से x का मान कितना हो गया, तो प्लस माइनस 5 ना लिख के सिर्फ 5 लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहां पर जो चाल है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है। तो यहां हमारे पास आ गई है कि धारा की जो चाल है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला प्रश्न कैसा है, उसको भी करेंगे बेहतरीन तरीके से सॉल्व। ओके, चलो भाई ठीक है, तो मैं करता हूं इसे इरेज। तो भाई अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि प्रश्न नंबर 15 है और ये कुछ ऐसा कहता है कि भाई एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब से चलता है। कोई एक हवाई जहाज है, वो अपने निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब से लेट से चला वो। चलो भाई, अब इसने क्या रखा है, यदि इसे अपने गंतव्य स्थान पर जो कि 1500 किलोमीटर यानी 1500 किलोमीटर दूरी पर है, सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल सामान्यतः से 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अब अगर हम लेट निकलेंगे तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम समय पर पहुंच पाएंगे। तो वही इसने किया है, अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है, जो कि 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया। ठीक है भाई, तो हवाई जहाज की सामान्य चाल हमें ज्ञात करनी है। अब ये कैसे ज्ञात होगी, तो उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा हल, भाई यहां पर लिखा हल। और हल की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां पर भाई हम देख पा रहे हैं इसके अंदर क्या चीज है, तो हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से ये चल रहा था। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मानेंगे, भाई माना मैंने, माना हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की सामान्य चाल, सामान्य चाल जो है वो कितनी है, तो इसको हमने मान लिया कि भाई ये है आपका x किलोमीटर प्रति घंटा। भाई कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, और इसके बाद क्या है, तो भाई इसके बाद है हवाई जहाज द्वारा सामान्य समय। भाई समय पूरा समय कितना लेता है, तो समझ लो ये टी टाइम लेता है, भाई टी समय लेता है। ठीक है, जो पूरा कंप्लीट करने में टी समय ले रहा है। तो यहाँ पर टी आ गया कितने घंटे में आ गया, तो टी आवर एच लिख दिया हमने। ओके, चलो ठीक है। अब उसके बाद क्या है, हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी की अगर बात करें तो तय की गई दूरी को मैंने डी से डिनोट किया, और जो कि हमें दिया हुआ है 1500 किलोमीटर। भाई इतनी दूरी तय की रही है। ओके, डन। अब जैसा कि हमें पता है कि क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल होता है। भाई यही होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल, यही चीज होता है। तो वही चीज हम यहां पर करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या होगा, तो भाई हम लिखेंगे यहां पर समय बराबर जो होगा,
बराबर दूरी बटे में चाल आएगा। भाई समय बराबर दूरी बटे में चाल आएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई समय की हम बात करते हैं तो समय कितना है, तो समय में मैंने यहां देखा तो समय तो t लिखा है, तो यहां पर सामान्यतः उसका समय जो t था और दूरी 1500 किलोमीटर थी और चाल उसकी x थी। भाई सामान्यतः तो ये था, ठीक है भाई, सामान्यतः ये था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद की हम बात करें, ठीक है, जब इसने अपनी चाल को बढ़ाया तो ये तो एक समीकरण एक आ गई। और दूसरी समीकरण की बात करूं तो समय क्या हो रहा है, तो भाई 30 मिनट कम लगेगा क्योंकि पहले से 30 मिनट कम थे, ठीक है। अब 30 मिनट लेट स्टार्ट हुए हैं और पहुंचना समय पर है, यानी कि 30 मिनट कम टाइम में पहुंचेगा, तो समय को कर रहे हैं 30 मिनट कम। और वो कैसे हो रहा है, तो वही 1500 किलोमीटर चलने में अगर उसकी चाल में मैं 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर जोड़ देता हूं तो तब जाकर क्या होगा, तो वह अपने सही समय पर पहुंच पाएगा। ओके, तो ये आपके पास दूसरी समीकरण हो गई है। अब उसके बाद क्या है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन यानी टी का मान उठाकर यहां पर रखेंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टी का मान है उसको उठाकर मैं यहां पर रखता हूं। तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई टी का मान जो था हमारे पास 1500 बटे में 1500 एक्स, और ठीक है भाई। और उसके बाद भाई टी का मान यहाँ माइनस में 30। अच्छा एक चीज भाई, हम हर चीज ले रहे हैं किसमें, किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 30 मिनट क्या कर रहा है, तो 30 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, तो 30 मिनट है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो 30 बटे में 60 और इतने घंटे हो जाएगा भाई, यही होगा। इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि इस 30 की जगह हम लेंगे यहाँ पर 1/2। भाई सब कुछ जब घंटे में ही चल रहा है तो भाई इसको भी 1/2 ही लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भाई 1/2 लिया, तो यहाँ पर भाई ये 1/2 आएगा और बराबर में है 1500 बटे में कितना आ रहा है, तो x प्लस में 250। भाई यही है 1500 बटे में x प्लस में 250, यही चीज है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको उठा के इधर लाते हैं, 1/2 को उधर, तो 1500 बटे x और माइनस में 1500 और बटे में x प्लस में 250 और इसके बराबर में आ जाएगा क्या, 1/2 आ जाएगा। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 1500, भाई 1500 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 में x और माइनस में आ गया 1 में x प्लस में 250, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। बराबर में 1/2 आ चुका है, डन भाई, बराबर में 1/2 आ चुका है। इसको जब हम यहां पर देखते हैं तो ये x है और ये x प्लस में 250 आ गया, और यहां पर देखा 1500 और यहां पर क्या है, तो इसको इधर गुणा किया तो भाई ये x प्लस में 250 आएगा, ठीक है। माइनस में ये जाएगा x पर, चलो ठीक है भाई, माइनस में ये x पर जाएगा और ये बराबर में 1/2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, यहां पर मैं देख पा रहा हूं तो x से x कट गया और ये 1500 है, ठीक है, गुणे में 250 है और ये 2 इस साइड जाके गुणे में करता हूं तो ये भी 2 आ गया और ये इस साइड जाएगा तो जाएगा x गुणे में x प्लस में 250 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो कितना, 25 दूनी 50 यानी 500 हो गया और 500 को जब इससे गुना करेंगे तो 5 25 हासिल 2 और 5 एकम 5 आएगा और 2 7 आ जाएगा। और भाई कितना देख पा रहा हूं भाई, 2 2 4 0 आ जाएंगे भाई। इसको पूरे को गुणा करोगे भाई, ये 500 को जब इससे गुणा करोगे तो 5 को 15 से करोगे तो 15 25 75 होता है और 2 0 है, ये 500 है तो इसमें भी 2 0 यानी 4 0 हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, 4 0 आ गया। अब यहाँ से भाई x का वर्ग आ जाएगा प्लस में 250 x आ जाएगा, ठीक है। अब इससे एक समीकरण लेते हैं तो इसको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि अब हमारे पास है x का वर्ग प्लस में 250x माइनस में ये जाके इधर घटेगा, यानी कि -75, ये आ गया 7,50,000 हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। और इससे इधर 0 आ जाएगा, ये जो उधर जाएगा तो इस साइड 0 आएगा। अब उसको इधर लिखो चाहे उधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इन्हें 0 को इधर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसके हमें गुणनखंड करने हैं भाई, ये गुणनखंड किस अनुसार होंगे भाई, क्या लाना है हमें, तो भाई ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनको हमें जोड़ने पर तो घटाने पर तो 250 है और गुणा करने पर 7,50,000 है भाई, ये आए। तो ये कैसे है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसमें x का सीधे फॉर्मूला लगाते हैं भाई, द्विघातीय सूत्र लगा देते हैं और वो क्या है, तो माइनस में 250 यानी कि -b प्लस माइनस में अंडर रूट में क्या आएगा b² यानी कि 250 का वर्ग माइनस में 4ac कितना है, ये तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, c कितना है, ये 7,50,000 है, ठीक है। और ये भी माइनस का था तो ये प्लस हो गया और इसके बटे में जो हम लेके आते हैं तो ये आएगा भाई 2a यानी कि 2 गुने में 1, तो यही रह जाएगा।
ओके अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये है माइनस में 250 है, चलो ठीक है, और ये प्लस माइनस में आ गया, और इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये कितना है 250 का वर्ग यानी कि 625 आ जाएगा, और इस पर 4 जीरो लग जाएंगे भाई, 625 पर सॉरी 2 जीरो लग जाएंगे, 4 नहीं 2 जीरो, 25 का वर्ग 625 और जीरो का जीरो 2 जीरो आ जाएगा। अब प्लस में कितना है तो इसको गुणा करेंगे तो 75 चौके कितना होता है तो भाई 300 होता है, भाई 300 होता है, और साथ में कितने हैं तो भाई 4 जीरो है तो 4 जीरो और लगा दिए, ठीक है, और बटे में कितना आ गया तो 2 ये आ गया 2 आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं माइनस 250 आ गया, और प्लस और माइनस के साथ इसको जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो जोड़ते ही कितना आ रहा है तो यहां पर भाई हमारे पास आ रहा है भाई कितना, ये हमारे पास है 30 लाख है, 2 2 4 5 30 लाख है, और ये 62,000 है, तो भाई 30,62,500 भाई ये आ गया, और बटे में 2, ठीक है, इतनी बात आ गई। तो 30,62,500 को हम क्या करेंगे तो इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा, तो भाई मैंने यहाँ पर क्या किया तो ये लिखा भाई 30,62,500, ठीक है भाई, दो का पेयर, 2 का पेयर ये, 2 का पेयर ये, 2 का ये और 1 का ये आ गया भाई, 1 से क्या 1 एकम 1 आ गया यानी कि बचा 2, ऊपर से आया 0 6, 1 1 जोड़ा तो भाई कितना आ जाएगा तो भाई ये 2 हो जाएगा। अब किससे करा जाए तो भाई इसको अगर मैं करूँ 25 पंचे 125 26 27 भाई 26 27 से अगर मैं करता हूं तो 27 सत्ते कितना होता है तो 7 7 49 हासिल 4, और भाई 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है तो 18 189 होगा, तो 27 से अगर मैं करता हूं तो ये 189 आएगा, और इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है तो भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये आ रहा है 11 और 6 17 भाई 17 आ रहा है भाई, इसको घटाओगे 17 आएगा, ओके, और ऊपर से उतारा क्या 25 भाई 25 उतार दिया। अब यहाँ पर भाई 7 से किया गया तो 27 और 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 34, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा ये 34 आ गया। अब 34 को किससे किया जाए तो भाई 34 को तो 34 पंचे करते हैं, भाई यहाँ पर ये 5 से करेंगे भाई ये भी 5 आएगा भाई, 5 से अगर मैं करता हूँ तो 25 25 का 5 हासिल 2 आएगा, ठीक है भाई, और उसके बाद क्या है 5 चौक 20 और क्या 21 22 का 2 हासिल फिर से 2, और 5 या 15 16 17 ये 1725 ये कट गया बिल्कुल, ये आ गया हमारे पास, ओके डन। अब उसके बाद डबल जीरो है तो भाई इसको तो जोड़ा तो यहाँ पर ये कितना आ गया 3 5 0 आ गया, ये चीज आ गया, लेकिन यहाँ पर ये डबल जीरो है तो डबल जीरो के लिए ये क्या करेंगे तो यहाँ पर से भी 1 जीरो लिखना पड़ेगा, यानी 1750 आएगा आपका, ओके, यानी कि अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या भाई, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इसका मान जो आ गया वो 1750 आया है, तो भाई यहाँ लिखा मैंने कि भाई x का मान जो आ गया है वो -250 प्लस में माइनस में 1750 आ गया, और बटे में 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, कभी भी चाल जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगी, माइनस में नहीं आएगी। अब माइनस में अगर नहीं आती है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे तो भाई मैं इसको पहले तो इरेज करता हूं, और यहां पर आएगा कि भाई चाल, भाई किसके हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की चाल, तो चाल की बात अगर मैं करता हूं तो ये हमारे पास कितना आ रहा है तो भाई माइनस में 250 प्लस में 1750 आएगा और बटे 2, या फिर माइनस में 250 माइनस में 1750 आएगा, ठीक है, और बटे में 2, भाई इसको जोड़ा तो ये आ गया 1500 बटे में 2, और यहां पर ये आ गया भाई 2000 माइनस का बटे में 2, और यहां पर हमें पता है इसको जैसे भाग करेंगे 750 आएगा, और ये आएगा -1000 आएगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई नेगेटिव जो है माइनस में संभव नहीं है, तो भाई यहां पर कहेंगे -1000 किलोमीटर प्रति आवर x बराबर में संभव नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। तब हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की जो चाल है तो ये चाल कितनी आएगी तो हवाई जहाज की चाल आएगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, डन, 750 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्या क्या चाहिए था, हवाई जहाज की समानांतर चाल ज्ञात करनी थी और ज्ञात निकल चुकी है, यानी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद किसका लेना है तो भाई उसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद फाइनली आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त, ओके। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, उसको भी करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से सॉल्व, ओके। तो मैं करता हूं इसे इरेज। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण जो है वो 3√5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। यदि इसकी शेष 2 भुजाओं में से छोटी के को 3 गुना व बड़ी को 2 गुना कर दे तो नया कर्ण जो है वो 15 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो भाई भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं तो यहां पर मैंने लिखा हल, जैसा कि इसने कहा कि एक समकोण त्रिभुज है तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। तो भाई ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हमने बना दिया,
ठीक है। अब इसने कहा है इसमें भाई त्रिभुज का कर्ण जो है इतने सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ये कर्ण जो हमें दे रखा है 3√5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, ये इतने का हो गया। और उसके बाद क्या रखा है, इसकी भाई जो लंब है उसको x मान लिया और भाई आधार को y मान लिया, इतनी बात कर दी है। ठीक है, अभी जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है तो भाई यहाँ पर भाई कहा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ भाई, क्या है ए बी सी। तो इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, भाई यहाँ पर लिखा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है भाई, इसमें जो कर्ण है भाई, कर्ण ये AC है और ये हमें दे रखा है कितना, तो 3√5 सेंटीमीटर। भाई ये कितना है, 3√5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, 3√5 सेंटीमीटर आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अब उसके बाद साथ साथ हमें दे रखा है क्या, तो उसके साथ साथ दो चीजें हैं, यानी कि AB जो है वो x है और BC जो है वो y है। भाई AB x है और BC y है, ये दो चीजें हो गई। ओके चलो ठीक है। अब उसके साथ साथ भाई क्या है, तो जैसा कि इसने कहा है प्रश्न के अनुसार, तो भाई यहां पर लिखूंगा प्रश्न के अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार, अच्छा एक चीज यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, तो उस कारणवश यहां पर जो कर्ण का जो वर्ग है वो बाकी दो छोटी भुजाएं जो हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। AC मतलब 3√5 का वर्ग बराबर में AB यानी कि x का वर्ग और BC यानी y का वर्ग, और यहाँ पर हम देख पाए 3 3 9 5 45 आ जाएगा, बराबर में x का वर्ग और प्लस में y का वर्ग आएगा। भाई ये चीज़ आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास पहली समीकरण होगी। ठीक है भाई, ये पहली समीकरण होगी, x² + y² आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, तो x² y² पहली समीकरण की। दूसरी बात ये कहता है कि अगर इसमें यदि इसकी शेष दो भुजाओं में से छोटी भुजा, मान लो कि x छोटी और y बड़ा है, ठीक है, मान लिया, तो यहां पर हमने क्या लिखा भाई, माना x छोटा है और y बड़ा है। ठीक है भाई, तो इसने कहा है भाई मान ली छोटी को 3 गुना और बड़ी को 2 गुना कर दें, यानी कि अगर इसमें हम छोटी को 3 गुना कर दें, ठीक है, और बड़ी को 2 गुना कर दें, ठीक है भाई, ये चीज कर दिया जाए, तो भाई नया कर्ण जो आएगा 15 आएगा यानी कि इन दोनों का वर्ग जो है वो 15 के वर्ग के बराबर होगा। डन, ये चीज हो गई। अब इसके अनुसार मैं यहां पर क्या देख सकता हूं, तो भाई 3x का वर्ग यानी कि 9x का स्क्वायर प्लस में 4y का स्क्वायर बराबर में 225, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, बराबर में 225 आ गया और ये बराबर में 45 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों को लेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। भाई समीकरण 1 तथा 2 से की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है, तो 9y², भाई इसमें क्या है 9y² प्लस में 9x² है, 9x² प्लस में 4y² और बराबर में 225 है, और यहाँ पर लिखा x² प्लस y² और बराबर में कितना है, तो भाई 45 है। अब देखो अगर मुझे इसे बराबर करना है तो किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, जैसे हम विलोपन विधि में करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो 4 से दोनों को गुणा करते हैं। तो 4 से अगर मैंने गुणा किया तो भाई ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा और प्लस में 4 यहाँ आ जाएगा और गुणे में 4 यहाँ आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो घटाएंगे तो ये घटा, ये घटा, ये घटा, इससे एक कट गया, 9 में से 4 गया तो 5x का वर्ग है, और यहाँ पर में 225 में से ये कितना है, तो ये 180 है, 45 चौके 180, 225 में से 180 गया तो ये आ रहा है कितना, 45 आ रहा है। अब यहाँ से x के वर्ग की बात की जाए तो 45 बटे में 5 है और 5 निम्न 45 है, तो यहाँ से x का मान जो आ गया वो आ गया 3 x का मान 3 आ चुका है। ओके, और x का मान अगर 3 है तो y का मान कितना होगा, तो भाई x के मान को उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई ठीक है, x के मान को समीकरण 1 में रखा गया। एक क्या है, x² y² बराबर 45, तो यहां लिखा 45 बराबर में x² यानी कि 3 का वर्ग है प्लस में y² है। अब ये 3 3 9, 45 में से 9 को घटाएंगे बराबर में y², और यहां से हम कह सकते हैं भाई कितना आ गया, तो 36 बराबर में y² आ गया, और यहां से y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। भाई यहाँ पर प्लस माइनस आता है, आप बोलोगे सर प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, भुजाएं कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ प्लस लेंगे, यानी y का मान 6 है और x का मान 3 है, और इसी हिसाब से प्रत्येक भुजा की लंबाई तो हम निकाल चुके हैं कि x 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में भी लिख देते हैं इसे। भाई ये 3 सेंटीमीटर में है, और इसकी बात करें तो भाई ये 6 सेंटीमीटर में है। डन, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है।
ओके भाई, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का भाई लास्ट मिनट रिवीजन जो है भाई द्विघातीय समीकरण का, वो भी कंप्लीट होता है। भाई यहाँ पर लास्ट मिनट रिवीजन द्विघातीय समीकरण का ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और भाई मैं इसके बारे में आपको और बता दूं कि भाई इससे पहले के सभी चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है और इसके बाद के भी चैप्टर भाई नेक्स्ट क्लास में जरूर आपको मिल जाएंगे। तो भाई अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन यानी कि इसकी अगर आपने तैयारी कर ली तो आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाने वाली है। आपका एग्जाम बिल्कुल फर्स्ट क्लास होने वाला है। ओके, तो भाई इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए। उसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही बात हिंदी मीडियम की, तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषय वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पे। ओके, और साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी जैसे कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। स्पोकन इंग्लिश भी अवेलेबल है। और रही बात बोर्ड्स की, तो सीबीएसई, यूपी, बिहार और साथ ही साथ एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स हैं सारे यहाँ पर कवर करवाए जाते हैं, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, चाहे कोई भी हो। ओके, इन सभी के वीडियोस की वीडियो की प्लेलिस्ट यहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये सारे जो आपके वीडियोस हैं ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब के साथ साथ आप इसको वेबसाइट पर भी देख सकते हो, जो कि हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स, उस पर भी जाकर आप देख सकते हो। वहाँ पर भी पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज और सिस्टमेटिक तरीके से मिलता है। यानी आपको कोई भी वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी कक्षा चुनिए, अपना विषय चुनिए और भाई सारे चैप्टर्स आपके सामने, और उस हर एक चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। तो इसी के साथ कहना चाहता हूँ सेशन आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।